तो आप लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, कल जहां छोड़ा था उससे हम आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त आप हैं खंडेलवाल मेरिडियन ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर फॉर फास्ट एंड इंस्टेंट रिजल्ट। किस चीजों में? मसल्स के, जो भी मसल इश्यूज, जॉइंट इश्यूज, बोन इश्यूज, लिगामेंट इश्यूज, टेंडन वाले, ये सारी समस्याएं जिसको हम एक ही कैटेगरी में मस्कुलोस्केलेटल पेन में लेते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिस पर पेन और साथ में फंक्शनल इश्यूज हो, वो सारे डिसीज इसमें हम ले रहे हैं। तो इसमें हमने दो चीजें आपको बताई थी कि एक तो हम फास्ट और इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले तकनीक को समझ रहे हैं अभी। तो इसमें फास्ट और इंस्टेंट रिजल्ट ज्यादा करके हमको एक्यूट कंडीशन में देने होते हैं, और क्रॉनिक में भी रिजल्ट जो है एक प्रोलॉन्ग पीरियड से शॉर्ट पीरियड में हमको कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम सारा तवज्जो क्या दे रहे हैं कि टीसीएम के तो हम पॉइंट ले रहे हैं, ताकि आप लोगों को ज्यादा टेंशन ना हो कि सर इसके पॉइंट कैसे लिए जाएं, क्या लिए जाएं। तो हम कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम टीसीएम के ही राज टीसीएम के पॉइंट से लेके चल रहे हैं। लेकिन उसमें जो एक्यूपंक्चर होगा वह है ची एक्यूपंक्चर होगा। और इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम भी हमने खंडेलवाल मेरिडियन ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर प्रोग्राम रखा है। तो यहाँ पर हम लोग अब निडल के दो तीन प्रकार पहले सीख चुके हैं, तो अब हम थोड़ा सा और जानते हैं। हम्म, तो हम लोग कल यहाँ पर थे, ग्योंडोंग चिंग टेक्निक ऑफ नीडलिंग। अगर बाई चांस आपको नाम में कोई दिक्कत आती है तो आप इसको एकदम सरलीकरण कर लीजिए। सरलीकरण क्या है कि इसको आप मसल्स ची एक्टिवेशन टेक्निक बोलकर भी लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से नाम को अगर देखेंगे, तो नाम का जो चाइनीज नाम है उसका जो ट्रांसलेशन है अंग्रेजी में, वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं आपको बोल रहा हूं। तो पहले वाले में आप उसको लिख सकते हैं जॉइंट ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर, जिससे आपको दिमाग काम कर जाए। और इसको लिख सकते हैं मसल ची एक्टिवेशन टेक्निक। तो मसल ची एक्टिवेशन टेक्निक की प्रैक्टिकल हम देखेंगे, लेकिन इसके कुछ कुछ मेन चीजें हम देखते हुए चलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मसल्स मेरिडियन के ट्रिगर पॉइंट या आहासी पॉइंट को लेते हैं। ट्रिगर या आभासी पॉइंट को लेने के कुछ खास तरीके होते हैं जो प्रैक्टिकल आपको समझाए और दिखाए जाएंगे। इसके फिर मैं और खंड करूंगा। लेकिन कल वाले में जब मैं तीन वाली टेक्निक आपको बता रहा था, तो उसमें आपको बिल्कुल बताया गया था कि आपको ये लेना कैसे है, काम कैसे करना है, और उस पर कुछ गोल्डन रूल रहेंगे। अब वो गोल्डन रूल जो है, वह ध्यान से आप इस पिक्चर में देखिए। प्राय हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर को देखते हैं पिक्चर की तरह, लेकिन क्या आपको मालूम है इसमें गोल्डन रूल कितने हैं? ध्यान लगाइए, जितनी बातें मैंने बोला वो सारी चीजों को ध्यान दीजिए, तो इसमें आपको अब समझ में आएगा कि किसी चीज को एज ए थेरेपिस्ट आपको कैसे देखना है। तो आपको यहाँ पर गोल्डन रूल नजर आएगा, ये स्किन, ये स्किन का लेयर है, ठीक है। ये स्किन के लेवल्स हैं, ठीक है। ये नीडल है, और यह आरसी या ट्रिगर पॉइंट है। ये आपका फिंगर है। फिंगर आप ध्यान दीजिएगा, हल्का सा कर्व है। नाखून इसमें नहीं है, तो नाखूनों का ख्याल रखिएगा कि एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट के नाखून थोड़े से भी चुभने नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आप अच्छे पॉइंट नहीं ले पाएंगे। दूसरी जो सबसे खास बात है, वो मैं एक एक करके आपको बोल रहा हूं, ताकि इसी पिक्चर के माध्यम से आपको ये पूरा का पूरा जॉनडोंग टेक्निक ऑफ निडलिंग या मसल टेक्निक ऑफ निडलिंग बिल्कुल समझ में आ जाए। पहले वाला जो था वह टेंडन या जॉइंट के पास करने वाली निडलिंग थी, यह बिल्कुल मस्कुलर निडलिंग होगी। यहाँ पर पहली बात है कि हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वह 1.5 चून निडल तक जाएंगे। तो आप लोग जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो 0.5 पर यानी आधा चुन के निडल से काम चालू करेंगे। आधा चुन, उसके बाद 1 चुन, फिर आप 1.5 चुन पे आएंगे। और निडल की एक पैड होता है, जो पुराने सारे स्टूडेंट को मालूम है। जिन लोग को इसकी आदत नहीं है वो नीलम से बात कर लीजिएगा, उसके ऊपर पैडिंग सीखिएगा। उसके बाद ही ह्यूमन बॉडी पे कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो पैड इस टाइप का बनाया गया है कि लैंडिंग ऑफ द निडल मोर इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पेनिट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो आइए गोल्डन रूल को हम देखते हैं। आपने निडल कहाँ लगाया?
यहाँ पर स्किन में निडल पेनिट्रेट हो रहा है, लेकिन सीधी सी बात है, निडल जा कहाँ रहा है, निडल जा यहाँ रहा है। तो इसलिए ऊपर से आप अगर बाई चांस निडल यहाँ नहीं होकर एक निडल अगर यहाँ होता तो भी वही काम करता, लेकिन देखने में निडल की दूरी इतनी है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ऊपर से देखकर कोई भी तस्वीर देखकर की जाने वाली निडल कभी भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको 100% रिजल्ट दे, क्योंकि सारे लोगों ने अब तक यही सीखा है हमको नीडल लगाना कहाँ है, लेकिन किसी ने ये नहीं सीखा कि हमको नीडल कहाँ तक और किस लेवल तक और किस तरह से लगाना है। रिजल्ट यहाँ है। अब अगर ध्यान दीजिए कि अगर यहां से निडल नहीं लगाकर आप यहां से भी लगाते हैं तो भी आपकी निडल जो है यहां आएगी। अगर आप परपेंडिकुलर लगाते हैं तो यहां आएगी, और परपेंडिकुलर लगाते हैं तो यहां आएगी। तो परपेंडिकुलर, ऑब्लिक, या आप कैसे भी लगाएं वह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस लेवल में और कहाँ। ये हो गई इसकी गोल्डन रूल। नंबर 2 गोल्डन रूल है, इसको पकड़ेंगे कैसे। तो इसको पकड़ने के लिए याद रखिएगा, यह लेवल 1 पार करके ये लेवल 2 और 3 में इस वक्त मौजूद है। तो स्किन आप बोलेंगे सर कैसे मालूम पड़ा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ प्रेशर काफी किया गया है। ये हल्का प्रेशर नहीं है, अगर ये हल्का प्रेशर होता तो ये इतना होता, और अगर थोड़ा सा टाइट प्रेशर होता तो इतना होता। ये काफी डीप प्रेशर किया गया है। ये गोल्डन रूल है जो आपको झांकना है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं आपको, कि आपको थेरेपिस्ट वाला दिमाग देने की चेष्टा कर रहा हूं। बाकी पढ़ाइयां तो आपने बहुत की, आगे भी करेंगे, लेकिन थेरेपिस्ट का दिमाग, वो कोई भी चीज देखे, किसी भी पेशेंट को देखे तो आपको तुरंत एहसास हो जाए, वहां तक मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। तो अब हमने क्या किया, याद रखिएगा, क्योंकि नीडल यहां से भी तो किया जा सकता था, क्योंकि परपेंडिकुलर करने से तो नीडल एकदम पास में है, इतना ही तो दूर है। तो मुझे इतने दूर की ट्रेवलिंग क्यों करनी पड़ी। यह 2-3 कारणों से करनी पड़ी। आपकी बॉडी के एनाटॉमी के कारण, आपको बॉडी सेफ निडलिंग करने के कारण, और दूसरी बात है, जब भी अंगुली के पास से आप करेंगे आपके अंगुली में लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप डायबिटिक है तो आपके अंगुली का लगा हुआ निडल आपके लिए घातक हो जाता है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर आप यहाँ करेंगे तो 3 लेवल वाली जो बातें सिखाई गई है वो निडलिंग आप यहाँ नहीं कर पाते। एक लेवल तक तो प्रेशर कर लेते, लेकिन इसको मैंने आपको कहा था 3 डायरेक्शन में प्रेशर देना है, वह काम नहीं होता। क्यों, वो बाधा दे देती, क्योंकि निडल यहाँ लगा होता तो आप कैसे 3 लेवल को ढूंढते, नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि निडल को टच करना पड़ता। तो यहाँ टच करने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी बात, निडल को भी 3 लेवल की निडलिंग करनी है, निडल का डायरेक्शन 3 बार चेंज होगा, तो इसको स्पेस चाहिए। यहां पर एक्टिवेशन होगा, इसको नहीं हटाना है, और यहां से निडल स्टिमुलेशन होगा ची के लिए। यहां ची अगर निडल लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ची देंगे तो इसके आजू और बाजू जगह चाहिए, और सेफ निडल होना चाहिए। वो बीच में अगर बाधा होगा तो वह निडल आपकी ब्लीडिंग करवा देगा। अब आते हैं मुख्य बात पे, जो गोल्डन रूल है ध्यान रखना है। अंगुली यहाँ पर हटा नहीं है, जो गलती होती है लोगों की होती है, पॉइंट ढूंढेगा, पेशेंट को लगा हाँ दर्द है, यह अंगूठा आप हटा लेते हैं और निडल क्या करते हैं इसी जगह लगा देते हैं। अब आपको समझ में आ गया, वो सारे मिस्टेक्स आपको करने नहीं है जो मिस्टेक्स प्राय हम करते रहते हैं। तो यहाँ पर सारी बात आपको एक साथ समझ में आ गई कि मसल्स निडलिंग में 2 एक्शन एक साथ होते हैं, लेफ्ट हैंड से आपका डायग्नोसिस और राइट हैंड से निडलिंग, अगर आप राइट हैंड वाले हैं तो, अन्यथा वाइस वर्सा। तो ये दबे हुए हाथ में ही निडल किया गया है, ये हटाया नहीं गया है। इस पिक्चर से आपने ये भी बात सीखा। तो क्या हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन साधारण इंफॉर्मेशन नहीं होता है जब तक उसकी व्याख्या नहीं कर दी जाए। इसके पहले ये एकदम साधारण सी पिक्चर थी, लेकिन व्याख्या करते ही यह पिक्चर की सारी बातें आपको अब समझ में आ गई। तो इस पिक्चर को कभी भी जिंदगी में दोबारा देखेंगे तो आपको देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया आपका बदल जाएगा। तो अब हम लोग एक वर्ड के ऊपर अब
ध्यान देते हैं। यहाँ ऊपर क्या लिखा है, मसल्स। तो अब ध्यान में आपका ये आ गया कि हमको मस्कुलर लेवल पर काम करना है। दूसरा आ गया मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब है जो भी पॉइंट ढूंढा जाएगा वो मेरिडियन पे ही ढूंढा जाएगा। तीसरा हो गया ट्रिगर पॉइंट और आहासी पॉइंट। ये दोनों, जब भी मैं एक वर्ड को ऐसे, फिर ये 10-15 चीजें आ जाती है, मैंने एक ही बात लिखा, ट्रिगर या आहासी। ट्रिगर लेंगे अगर, और मैं बाद में आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जब दूर की बीमारी के जो ट्रिगर पॉइंट मिलेंगे वो अपने बीमारी से थोड़ी दूर मिलते हैं, और आहासी मेरिडियन के ऊपर ही मिलते हैं। तो ट्रिगर जो होगा मेरिडियन में भी हो सकता है और नॉन मेरिडियन पार्ट पे भी हो सकता है। निडलिंग तकनीक जो है वो हम लेंगे बुआन डोंग। तो ये दिमाग में रखिएगा। और सिंपल के लिए आप उसको लिख दीजिए मसल्स ची निडलिंग, एकदम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दो बातें और शामिल आपको करनी है। एक नंबर बात हो गई मसल मेरिडियन ट्रिगर पॉइंट नीडिंग, जो अभी बताया। और दूसरी चीज यहाँ पर हमने लिखा है प्लस। प्लस का मतलब एक साथ होगा, वह है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जिससे आपकी ची मूव करे और स्टिग्नेशन ऑफ ची आपके जो मसल्स में है उसको हटाया जाए, ताकि आपके मेरिडियन में जो एनर्जी है उसका फ्लो सही हो और जो इफेक्टेड पार्ट है वो सही हो। तो यहाँ पर ये एक नंबर और ये दो नंबर, ये दोनों एक साथ चलेगा। अब हो गई ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज है क्या, ठीक है। इस पे करेंगे कुछ मूवमेंट हमारी जो टीसीएम के हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। दो चीजें आपको बड़ी ध्यान देनी है, एक है स्ट्रेंथनिंग और दूसरा है स्ट्रेचिंग। आइसोमेट्रिक में ये दो काम आपको करनी है। एक तो क्या करना है, स्ट्रेंथ और स्ट्रेचिंग। सीधी सी बात है, अब जितनी भी बातें हो रही है वो मसल्स की हो रही है, ये हम करते नहीं है साथ में। अब आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर सुभाष साल्या जी और मैं एक साथ काम क्यों करते थे। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन फोर्टिजन अपोलो हॉस्पिटल में, और मैं एक्वापंचर। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन दोनों को बढ़ाएगा। याद रखिएगा, अब हम लोग जो भी एक्यूपंक्चर कर रहे हैं कौन सा कर रहे हैं, ची एक्टिवेशन। उसके दो तत्व क्या है, एक है पेन और दूसरा है पेशेंट का वह अंग जो पहले ज्यादा मूव करता था वो कम कर रहा है। जैसे फ्रोजन शोल्डर, स्टिफ नेक, नी पेन, साइटिका पेन, बैक पेन, एंकल पेन, रिस्ट पेन, एल्बो पेन, ये सारे क्या होते हैं, इसके मोशंस, जिसको ROM कहते हैं हम लोग लिखते समय, और रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। इसमें उतनी क्षमता नहीं रहती है जितनी की होनी चाहिए। तो उसको रिस्टोर करने के लिए जो एक्यूपंक्चर हम करेंगे वो तकनीक हम सीख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर फिर इस पिक्चर में दो खास बातें हैं। पहली बात क्या है, पहली बात है कि इसमें जो एक्सरसाइज हमने आपको इतने दिन तक बताया था, हम दो तरीके से बताते हैं, एक चुन्नी के माध्यम से और दूसरा हमारे पास फुट स्ट्रेचर बोलकर बड़ा सस्ता सा आजकल रेडीमेड आता है। तो वो उससे क्या होता है, आप थोड़े से प्रोफेशनल दिखते हैं और पेशेंट उसमें गलतियां नहीं कर सकता है। तो वो सारे एक्सरसाइज हमें करना है। दूसरा आपको क्या समझ में आया कि पेशेंट का नी पेन हो तो नन वेट बियरिंग एक्सरसाइज ही होगा। इसका मतलब हो गया, जो लोग नए लोग हैं वो ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी प्रकार के घुटने दर्द का आप इलाज करते हैं तो उस टाइप की वीडियो प्राय आप लोग बनाकर डालते हैं। ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट को सीढ़ियां चढ़ा दी, उसको ऊपर नीचे बैठा दिया, उसको प्लाथी मार दिया। तो ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे। ये सारी चीजें करेंगे तो सीधी सी बात है आपकी पोल खुल जाएगी कि आपको साइंटिफिक और ढंग से काम करना नहीं आता है। तो इसी कारण से ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको पेशेंट रिफर नहीं करते, वो फिजियोथेरेपिस्ट को तो कर देते हैं। क्यों, वो लोग ये सारी गलतियां नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उस टाइप का काम करना है जिससे आपके रिजल्ट भी बढ़े और उस चीज को आप बता भी पाओ और उस चीज को आप प्रिस्क्राइब भी कर पाओ। तो नन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज अगर नी में करेंगे तो याद रखिएगा कि कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी ट्रीटमेंट में घुटने के ऊपर पेशेंट का 1 ग्राम वजन भी एक्स्ट्रा
नहीं पड़ना चाहिए। अगर 1 ग्राम भी वजन घुटने के ऊपर पेशेंट का अतिरिक्त पड़ेगा तो उसको उससे नुकसान ज्यादा होगा फायदे की तुलना में। यह इस पिक्चर का एक दूसरा आयाम है। तीसरी बात, इस पिक्चर का तीसरा आयाम है कि कोई भी एक्सरसाइज के लिए महंगे उपकरण नहीं चाहिए। अगर एक्सरसाइज के साइंस पता है तो आप फिजियोथेरेपी से भी ठीक कर सकते हैं, योगा से भी ठीक कर सकते हैं, जनरल एक्सरसाइज से भी ठीक कर सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए किस पेशेंट को किस तरह का एक्सरसाइज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट देना है, होम केयर में देना है, रिकवरी के फेज में देना है और बाद वाले फेज में देना है। तो ये सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, लेकिन दिमाग आपको बना के रखना होगा। तो ज्यादा करके हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम मसल टेक्निक ऑफ नीडलिंग करेंगे तो स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथेनिंग ये प्रोग्राम करेंगे। ज्यादा कर कर हम एक्यूपंक्चर वाले स्ट्रेंथनिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। और यही कारण होता है कि पेशेंट उस समय दर्द में तो ठीक आराम लेकर चला जाता है, लेकिन रेंज ऑफ मोशन के इश्यूज, सरकमफ्रेंसेज इश्यूज, मसल की वीकनेस के इश्यूज या जो भी बीमारी से आया है उस बीमारी के बाद वाले रिकवर वाले इश्यूज उसके बरकरार रहते हैं। इसीलिए पेशेंट कहता है सर आपके पास आया तब तो ठीक हो गया, बाद में बीमारी लौट के आ जाती है, क्योंकि आपने वैसा कोई ट्रीटमेंट उनको दिया ही नहीं जिससे कि बाद वाली स्थिति ठीक होती। तो अब आपको क्या समझ में आया, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाएगा। और ये दो चीज यानी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग प्लस जो निडल करेंगे दोनों एक साथ होगा। याद रखिएगा, कोई भी एक्यूपंक्चरिस्ट ये दोनों एक साथ नहीं करता है। इसीलिए रिजल्ट मिलता है लेकिन इंस्टेंट नहीं मिलता है और फास्ट नहीं मिलता है। तो अभी आपको क्या लेना है, इंस्टेंट और फास्ट लेना है, तो ये दोनों का कंबाइनेशन होगा। हम जब भी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की बात करते हैं तो दोनों साथ होता है, लेकिन दोनों के मकसद हमारे अलग होते हैं। क्या अलग होते हैं कि इस एक्सरसाइज को हम मसल्स को ताकत देने के लिए करते हैं। समझ लीजिए अगर प्रोलॉन्ग पीरियड तक किसी को साइटिका है तो सीधी सी बात है उसको वापस आपको पहले स्ट्रेचिंग और बाद में स्ट्रेंथनिंग पे लाना होगा, ताकि आने वाले कल में उसको कोई भी प्रकार का वैसा इश्यूज ना हो और उसके काम करने की क्षमता पहले जैसी हो जाए। दूसरी बात, अगर आप किसी भी प्रकार का घुटना का करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आपको बताया हुआ है एक्सरसाइज, आपको डॉक्टर सुभाष शाल्य जी ने भी सिखाया था, मैंने भी बताया था कि हम लोग स्टमक और स्प्लीन और चाल अगर टेढ़ी मेढ़ी हो तो जीबी मेरिडियन पे हम काम करते हैं, जो हम मॉडर्न साइंस से क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज के फॉर्म में भी उनको जानते हैं। तो दोनों बातें एक जैसी है, फिजियोथेरेपी वाले भी वही बात कर रहे हैं, कायरो वाले भी वही बात कर रहे हैं, एक्यूपंक्चर वाले भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन सबकी एजुकेशन अलग अलग एनाटॉमिक और अलग अलग परिभाषा से है। तो सबको लगता है कि काम अलग अलग है, काम कोई अलग अलग नहीं है। यही कारण है कि फिजियोथेरेपिस्ट से भी लोग ठीक होते हैं, एक्यूपंक्चर से भी ठीक होते हैं, कायरोप्रैक्टिस से भी ठीक होते हैं, बशर्ते आप किसी भी फील्ड में अच्छे से काम करें। तो अभी क्या है, आपको याद आया कि ये सारे एक्सरसाइज हम कमर में करवाते थे, क्यों कराते थे, आज आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और होता है, वो चीज क्या होता है, ड्यूरिंग हम लोग स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथिंग में नीडल बॉडी के ऊपर ही रखते हैं, ये अंतर है। बाकी लोग क्या कराते हैं, निडलिंग के बाद ये उनको घर में करने के लिए बोलते हैं। हमारी निडलिंग और ये चीजें एक साथ होती है और होम केयर में भी ये चीजें अलग अलग लागू होती है। हमारे पास इसकी श्रृंखला होती है, काफी टाइप के एक्सरसाइजेज होते हैं जो हम रिकमेंड करते हैं। कुछ हमारे फिजियोथेरेपी जैसे होते हैं, कुछ हमारे रिहेबिलिटेशन जैसे होते हैं, कुछ हमारे टीसीएम जैसे होते हैं, लेकिन वो 100% हम जो रिकमेंड करेंगे वो फिजियोथेरेपी वाले नहीं होंगे। दिखने में वो एक जैसे होंगे, कुछ योगा जैसे दिखेंगे लेकिन वो योगा के नहीं होंगे। जब भी कोई भी चीज आविष्कार होता है तो वो एक जैसा होता है। जैसे टायर का आविष्कार हुआ तो पूरी दुनिया में गोल पहिए बनाए गए। अगर घोड़ा बग्घी का आविष्कार हुआ तो उस समय पूरी दुनिया में घोड़ा बग्घी बने। तो वैसे जब भी कोई साइंस होता है तो साइंस में बॉडी का
एनाटॉमी तो वही रहता है। तो सब लोग अपने अपने भाषा में उन चीजों को विकसित करते हैं, लेकिन जब आप एक वाले दूसरे से मिलते हैं तो लगता है कि ये बिल्कुल है। जैसे अगर उड़िया बंगाल जाएगा तो उसको लगेगा अरे हमारी भाषा तो बंगाली भाषा से मिलती जुलती है, लेकिन बंगाली भाषा उड़िया नहीं है और उड़िया भाषा बंगाली नहीं है। लेकिन उड़िया और बंगाल के आदमी अगर आसाम में आएंगे तो उनको लगेगा अरे असमिया भाषा तो हमारी जैसी भाषा है। लेकिन असमिया भाषा एक अलग है, बंगाली एक अलग है, उड़िया एक अलग है, लेकिन तीनों लोग एक दूसरे के शब्दावली को समझ जाएंगे। वैसे ही देखने में सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन सब में अंतर है। ये दिमाग में रखिएगा। इसलिए किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना, जिसमें जो चीज अच्छा लगे वो लेना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग आते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ये थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी हम लोगों ने पेशेंट को बताया। अब ये सारी चीजें भी निडल के साथ कुछ मूवमेंट्स होंगे। मैं खाली आपको वर्ड बताते जा रहा हूँ कौन सा कैसे होगा। ये धीरे धीरे करते हुए बहुत सारे हैं, सैकड़ों हैं। तो वो सब हम धीरे धीरे करेंगे। तो यहाँ पर दो वर्ड एक साथ जा रहे हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज और जियोडोंग टेक्निक ऑफ निडलिंग, जो मस्कुलर टेक्निक ऑफ निडलिंग है। ये दोनों एक साथ होगा, दिमाग में रखिएगा। और इसकी रिकवरी फेज में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो होती है वो कंट्रैक्टिंग मसल्स विदाउट चेंजिंग देयर लेंथ और एंगल ऑफ द जॉइंट्स। यानी जब भी हम ये करते हैं तो जिस मसल्स को हम इन्वॉल्व करते हैं उसका साइज जो है वह बड़ा नहीं होता है, या उसका एंगल चेंज नहीं होता, यानी वो दायां बायां नहीं होता है। तो चलिए इसी में हम पहले वाली तस्वीर को वापस देख लें तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएगा। कि ये देखिए सेम चीज, जब हमने ये एक्सरसाइज किया तो वही परिभाषा को अगर हम यहाँ लागू करें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो बातें आपको दिख जाएगी कि यहाँ पर बॉडी क्या कर रहा है, ताकत आगे की तरफ लगा रहा है, हाथ उसको रोक रहा है। तो क्या हुआ, आपका नेक की पोजीशन चेंज हुई नहीं हुई? क्या इसमें कोई मसल्स छोटा बड़ा हुआ? नहीं हुआ। ये आइसोमेट्रिक हो गया। आप अगर ये इसको 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 देखेंगे और रूल को देखेंगे तो आपको अब समझ में आ गया कि हाँ बात सही हो गई। हमने इस एक्सरसाइज में एंटी फोर्स का इस्तेमाल किया है और दोनों बातें इसमें हो रही है। तो इसको हम धीरे धीरे करके और अलग अलग एग्जांपल से देखेंगे। अब इसकी दूसरी जो बातें हैं, ज्यादा करके हम लोग क्या करते हैं, एक ही पोजीशन में रेजिस्टेंस तैयार करते हैं। जैसे हम ने देखा एक हाथ को हमने लगाया, हाथ को लगा के क्या करें, अपोजिट प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो वो स्टैटिक कंडीशन में रहता है, लेकिन एक्टिविटी होता है। जैसे वाल के में भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज जो आपको हम सिखा चुके हैं पहले, शैलेश जी भी आपको सिखा चुके थे कि हम वाल को धक्का देने वाला या उसको होल्ड करने वाला, जो डीकम्प्रेशन में भी हमने करवाया था आपको। तो वो सारे एक्सरसाइज इसमें आ जाता है, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट नहीं करते, कोई भी चीज उठाते वगैरह नहीं। आइसोमेट्रिक में कंडीशन एक जैसा रहता है, वहीं स्थिर रहता है वो। This type of exercise can be beneficial for building strength, endurance and even improving blood pressure. और ये एक्सरसाइज हम स्ट्रोक एंड पैरालिसिस में जमकर करवाते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मसल्स निडलिंग टेक्निक आपकी स्ट्रोक एंड पैरालिसिस का हिस्सा होगा। अब आपको समझ में आ गया कि इस टाइप के एक्सरसाइज हम लोग प्राय अपने पेशेंट्स को करवाते ही हैं। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि आपको सिर्फ उस परिभाषा को देखना है कि हम अब जो जो काम करवाए थे उसमें कौन कौन से परिभाषा वाले एक्सरसाइज है। तो उससे फायदा ये होगा, जो एक्सरसाइज उस समय शामिल नहीं है वो आप शामिल करेंगे, और जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको आप हटाएंगे। इसमें आप सारे पिक्चर में देखिए तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि बॉडी को एक ही पोजीशन में होल्ड करके रखा हुआ है, कंट्रैक्टेड किया गया है, लेकिन किसी भी जगह में उनके मसल्स में लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहलाता है। और यही कारण है कि जो मशीन से हम जो स्टिमुलेट करते हैं वो अभी आइसोमेट्रिक स्टिमुलेशन होता है। खाली उसके पल्स पे हमको ध्यान रखना होता है कि कौन से फ्रीक्वेंसी से हम दे रहे हैं। तो अब आपको वही सारे सिद्धांत अगर यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आ गया कि मसल्स जो है वो अपना लेंथ नहीं बदलता है। ये इसकी पहली बात हो गई। तो हम जब निडल करेंगे और उस वक्त मस्कल मसल मस्कुलर
और स्ट्रोक, पैरालिसिस, इससे रिलेटेड कोई भी चीज के रेंज ऑफ मोशन पे या पेन पे या उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करेंगे, तो वहां पर सारे के सारे मूवमेंट आपके आइसोमेट्रिक होंगे, जिसमें मसल्स को अपना लेंथ नहीं बदलना है। इसलिए शोल्डर पेन वाले में जब हम आपको मूवमेंट कराया था तो याद होगा, एक हमने क्या किया, मुट्ठी बंद करके छाती से बाजू को बाहर निकाला था। तो अब आपको वो सारी कल्पना करते रहनी है कि हाँ वो चीज वहां हुआ था, वो चीज वहां था। मैं आपको दो तीन प्रकार के वो एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि ये सब कराते समय उस समय हम व्याख्या नहीं करेंगे, उस समय खाली आपको हिंट देंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्सरसाइज यहाँ क्यों कराया जा रहा है, या ये मेरिडियन की मूवमेंट हमें क्यों लेनी पड़ रही है। क्योंकि बात मेरिडियन की हो रही थी, उसके बाद मैं एक्सरसाइज की बात क्यों कर रहा हूँ, इसका जो कूटा है मैं बाद में खोलूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ नेक के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करा रहे हैं, लेकिन क्या इसमें नेक का मूवमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? नेक अपनी जगह ही है। हम एक हाथ से धक्का दे रहे हैं और सर को इधर धक्का दे रहे हैं, इसमें नेक स्टैटिक है, तो ये आइसोमेट्रिक हो गया। तो निडल के दौरान हम डिस्टल निडल जो करेंगे उसमें आइसोमेट्रिक को ऐसे ही शामिल करेंगे। ये एक का हो गया नेक से रिलेटेड। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल सामने आएंगे। चीज को ये समझना है कि हमको मसल्स में और जॉइंट में दोनों में जो अंतर है वह कैसे लेकर चलना है, क्योंकि दोनों की निडलिंग, दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या करते हैं? स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं। तो अगर आप स्ट्रेंथ नहीं देंगे, तो एक बार बताइए, जिसको बेड रिडन साइटिका पेशेंट है, अगर वो बहुत दिन तक बेड रिडन रह गया तो क्या होता है? मसल डिस्ट्रॉफी, यानी मसल्स अपना काम धीरे धीरे कम करने लग जाता है, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। या घुटना दर्द वाला पेशेंट जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका क्या होता है? उनके सारे क्वाड्रिसेप मसल ढीले हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? उसको स्ट्रेंथ करते हैं। तो आपके दिमाग में जब भी प्रोटोकॉल बनाएंगे तो तुरंत मसल से मसल, जॉइंट से जॉइंट याद आ जाना चाहिए, और किसमें मुझे क्या कराना है ये याद आ जाना चाहिए। फिर इसके सैकड़ों प्रकार है, सैकड़ों मतलब सैकड़ों। सेम चीज हमने यहाँ दिखाया। अब इससे क्या होता है? स्ट्रेन। अब आप लोग सारे लोग बैठ कर ही सर को बाजू की तरफ और पाम को सर की तरफ लगाइए और एक दूसरा को धकेलिए। महसूस कीजिए इस चीज को। जब आप धकेल रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपको स्ट्रेंथ महसूस हो रहा है। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि नेक पेन में अगर आपका सर का वजन गिर रहा है, उससे कंप्रेशन आ रहा है, अगर आप पेशेंट का स्ट्रेंथ करेंगे तो सीधी सी बात यह है, मसल्स पर जो एक पहले की तुलना में बाद में रिकवरी का फेज होगा, तो पेशेंट उस प्रॉब्लम के लिए नहीं आएगा जो वो ना एक्सरसाइज करने से अपने मसल के साथ कर चुका है। और हम घर में भी जो एक्सरसाइज सिखाएंगे उसमें ये सारी चीज शामिल होते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था, पेशेंट आपके पास 1 घंटे के लिए आता है, 23 आवर्स वो खुद के साथ रहता है, इसलिए उसको अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जिससे आप पर डिपेंडेंसी कम हो और उसकी रिकवरी परमानेंट हो, और लंबे समय तक उसके जीवन में वो बीमारियां फिर लौट कर न आए। तो अब आपको यहाँ पर इस ये एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जी, एक रिसर्च पेपर से मैंने लिया है। यहाँ पर इस पिक्चर को फिर एक थेरेपिस्ट, हीलर, थेरेपिस्ट एंगल से देखिए और सोचिए कि यहाँ पर खास बात क्या है जो क्लिनिक की रिजल्ट को प्रभावित करती है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि अब तक आप क्या करते थे? पेशेंट आया, आप पेशेंट को लेटाए, पेशेंट लेट गया, और आपको नी के आजू बाजू जो भी निडल लगाना है आप उसको निडल लगा देते थे, क्योंकि हमें किताब में इसके अच्छे पॉइंट दिखाए, बताए और सिखाए गए हैं, तो वो कोई गलती वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या था, क्या हमारा जो मसल्स है, अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, ये सारी चीजें बाद में बताऊंगा आपको। होता क्या है, देखिए, जो ये इमारत है, समझिए एक ऐसे करके एक इमारत है।
मैं दूसरा ले लेता हूँ, एक इमारत है, ये ऐसे अगर समझ लीजिए दो पिलर यहाँ हो और ये पूरा खाली हो, तो क्या होगा, इसका गिरने के चांसेस हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पिलर लगाते हैं ताकि ये नहीं गिरे। ऐसे ही क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम बिना एक्सरसाइज वाले बॉडी के होते हैं, तो होता क्या है, उम्र के साथ, व्यायाम ना करने के साथ आपके ये मसल्स जो पूरे बॉडी का अप का वेट, ऊपर का शरीर का वेट घुटने के ऊपर नहीं गिरने देने के लिए टाइट रहता है, वो संभाल कर रखता है। उससे क्या होता है, आपका घुटना डैमेज नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे ये ढीला होते जाएगा, इसकी ताकत खो जाती है, और होता क्या, पूरे शरीर का वजन घुटने पे पड़ता है। और नुकसान किसको होता है, रगड़ने से, कार्टिलेज नष्ट होने से वो सारी चीजें आ जाती है। और डीजनरेटिव डिसीज जो होता है वो फास्ट गति से बढ़ने लग जाता है। होता क्या है, दर्द का सामना। और अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में इतनी भी क्षमता नहीं होती कि आपके शरीर का वजन उठा सके, इसलिए जितने एक्सरसाइज होते हैं वो घुटने पर 1 ग्राम भी वजन डाले बिना करना होता है। क्योंकि अगर आप वजन डालेंगे तो आपका घुटना और खराब होता है। इसीलिए ना तो हम मॉर्निंग वॉक करने देते हैं, ना दौड़ लगाने देते हैं, ना एरोबिक्स करने देते हैं। अब आपको समझ में आया क्यों, क्योंकि घुटने का एक तो आपने मसल्स को कमजोर कर लिया, दूसरा कार्टिलेज नष्ट हो गया। तो यहाँ पर वियर एंड टीयर ज्यादा होगा अगर आप वेट वाले कुछ भी करेंगे तो पहली सलाह क्या होगी, पेशेंट को, आपको अब ये नहीं देखना है, अगर समझ लीजिए पेशेंट आया और आपसे पूछा कि सर मैं मॉर्निंग वॉक कर सकता हूं क्या, तो आपको मैंने क्या बताया कि पेशेंट के डिस्क्रिप्शन में बातें दिमाग में होनी चाहिए क्या, सबसे पहले उसका नाम, मेल फीमेल यानी वो पुरुष है या मादा है, उसके बाद उसका एज, उसके बाद उसकी हाइट, उसके बाद उसका वेट, उसके बाद उसका आइडियल वेट यानी कितना किलो एक्स्ट्रा है। अब फार्मूला ये है, अगर आपके घुटने के ऊपर 10 किलो वजन ज्यादा है, अगर समझ लीजिए इस घुटने के ऊपर वजन 10 किलो, यानी है आपका वजन तो होना चाहिए था 90 किलो, आप अगर 100 किलो के हैं, तो सीधी सी बात है आपके पास 10 किलो अतिरिक्त है। और दूसरा समस्या क्या है, आपका जो थाई का मसल्स है जिसको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, और अगर आप मेरिडियन की भाषा में बात करेंगे तो एक तरफ स्प्लीन है, दूसरी तरफ स्टमक है, और तीसरी तरफ संभालने के लिए आपके पास जीबी है, और भी अंदर की तरफ किडनी लिवर है, लेकिन वाइटल ये तीन है। ठीक है, तो ये तीन मेरिडियन है, पहले इन तीन मेरिडियन से ही हम पॉइंट लेते हैं, तीनों आपके कमजोर, अगर मैं एक्यूपंक्चर सिद्धांत पे बात करूं तो। दूसरा आपका, अगर मैं मसल से बात करूं तो आपका क्वाड्रिसेप मसल्स कमजोर। तो सीधी सी बात है, क्या अब आपका शरीर ये 10 किलो अतिरिक्त को भी संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। और ये घुटना जहां पर डैमेज है इसके ऊपर अतिरिक्त प्रेशर डालेगा और इसको और डैमेज करेगा। तो अब आपको लगता है कि बात सिर्फ 10 किलो की है, नहीं, अगर 10 किलो ज्यादा है तो ये घुटने के ऊपर कम से कम 10 गुना प्रभाव ज्यादा डालेगा, ये 100 किलो का अतिरिक्त वजन घुटने के ऊपर क्रिएट करेगा। यानी आप जहां पर 1 ग्राम वजन भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वहां पर ये 100 किलो के बराबर अतिरिक्त, यानी इस पर चक्की चलना चालू हो गया। यही कारण है कि सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन पहली सलाह क्या देते हैं, वजन कम करिए। और यहाँ पर एक्यूप्रेशर वाले उसको एक गलत सलाह देते हैं, मॉर्निंग वॉक कीजिए। जैसे ही मॉर्निंग वॉक करेंगे वो आदमी अपने 10 किलो यानी 100 किलो के अतिरिक्त वजन को लेकर या तो दौड़ लगाएगा, या तेज चलेगा, या नंगा पैर चलेगा, या सीढ़ियां चढ़ेगा। ये सारे हमारे एक्यूप्रेशर वाले मैक्सिमम लोग करवाते हैं। और जिस बंदे का घुटना सर्जरी नहीं होना था उसका भी करवा कर छोड़ेंगे। बरोबर, तो आपको यहाँ पर दो तीन चीजें और मालूम पड़ गई, यानी हर पिक्चर अपने आप में एक सिद्धांत का पेटी है। अब आते हैं कि सर बात तो सही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसलिए मैंने क्या बोला, एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट को कपिंग, मॉक्सिबेशन, मसल्स, मेरिडियन, ची, ब्लड लेटिंग, और
जो भी मोशन, मूवमेंट, एक्सरसाइज, खान पान, ये सब चीजें आनी होगी। तो आपका अब यहाँ पर दो काम होगा। एक्यूपंक्चर तो आप करेंगे ही, एक हो गया एक्यूपंक्चर। चलिए एक एक चीज पर अब हम चर्चा करते हैं। एक हो गया एक्यूपंक्चर, चलिए एक्यूपंक्चर करेंगे बिल्कुल। फिर हम क्या करेंगे, मसल्स पे काम। तो अब सीधी सी बात है, कौन से मसल्स पे काम करेंगे, हम क्वाड्रिसेप मसल्स पे काम करेंगे। फिर काम करेंगे मेरिडियन पे, एक्यू पॉइंट पे। तो एक्यू पॉइंट पे कौन काम करेंगे, हमने आपको बोला था कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हम डिस्टली काम करेंगे। तो यहाँ का काम क्या करेंगे, हम बाजू से लेंगे। किस से लेंगे, एल्बो से। नी में एल्बो वाले मैं आपको सिखा चुका हूँ, और आप लोग उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देके सारे लोगों ने मुझे बता दिया है। अब सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों, कंट्रालेटरल का सिद्धांत कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब तक नहीं पता था वो बात, अब आपको मालूम पड़ने लग गया क्या, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर इसमें निडल लगा होता तो आप क्या इसकी मूवमेंट करा पाते, नहीं करा पाते। इसलिए क्या होता है, निडल को हम कंट्रालेटरल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर इस बाजू में आपने निडल लगाया तो आप यहां से काम करेंगे तो बाधा आएगी इसकी निडल में, आप कुछ न कुछ प्रकार से जख्म कर देंगे। इसलिए निडल लगाते हैं हम इधर की तरफ, और एक्सरसाइज कराते हैं हम इधर की तरफ। अगर राइट साइड में निडल लगाते हैं तो लेफ्ट लेग का फिर आपका एक्सरसाइज होता है। यहाँ एक्सरसाइज वर्ड में कॉमन वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पर मेरिडियन ची एक्टिवेशन है। लेकिन एक्सरसाइज बोलने से ये सारे फार्मूले जो मैं साथ में बोल रहा हूँ वो सब यहाँ पर लागू होंगे। यहाँ पर हम पहली बात है नॉन वेट बियरिंग करेंगे, दूसरा आइसोमेट्रिक करेंगे, तीसरा क्या करेंगे, हम इस क्वाड्रिसेप मसल्स के लिए पेशेंट को दो प्रकार से एक्सरसाइज कराएंगे, एक लेटा कर और दूसरा बैठा कर। तो दो बातें आपको और होगी। बैठा के क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी एक्सरसाइज घुटने के ऊपर 1 ग्राम वजन दिए बिना करना है, इसलिए उसका बैठाना जरूरी है। खड़े होकर नहीं करवाएंगे, पेशेंट बैठेगा। बैठ के क्या करेगा, वो इस पैर के एक्सरसाइज करेगा। तो ये एक्सरसाइज क्या है, याद दिला देता हूँ, जो हमने आपको बताया था। वो दोनों घुटने के बीच अखबार का टुकड़ा, पैर को बांधना, फिर पैर को सीधा करना। जिनको नहीं पता है आगे चल के पता हो जाएगा, जिनको पता है वो लागू करेंगे, क्योंकि ये बहुत बार हम सिखा और बता चुके हैं। अब आते जो लेटा के करेंगे, इसमें दो प्रकार की चीजें होगी। पहली चीज क्या होगी, पहली चीज होगी आपकी इसके ऊपर पैडिंग का। तो मैंने आपको दोनों पैडिंग सिखा दिया, एक सिखाया जियाजियान का और एक सिखाया आपको मसल स्टूमुलेटर का। तो आपको क्या करना है, जियाजियान और मसल स्टूमुलेटर के क्रॉसिंग टेक्निक से कैसे करना है, अभी दिल्ली के क्लास में भी हो गया और बाकी क्लास में भी क्या वो करना है। जरूरत पड़ी तो आगे के क्लास में मैं लगा के दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तीसरी बात है कि यहां पर आज तक आपने ट्रीटमेंट कैसे दिया, ऐसे। अब यहां पर हमारी ट्रीटमेंट यहां से बदलकर हो रही है ऐसे। इन दोनों में क्या अंतर है, यहां पर पेशेंट क्या होता था, सोया रहता था। आप आते थे, दो निडल इधर, दो निडल इधर, एक दो निडल इधर लगा दिए, ज्यादा ज्यादा एक दो निडल इधर भी लगा दिए। वैसे ज्यादा करके हमने इसको नी को घेर के नीडल लगा दिए, और क्या किया, इसके ऊपर हमने मशीन लगा दी और पेशेंट को 20 मिनट के लिए छोड़कर हम चले गए। यहां पर टीसीएम का रिजल्ट आपको मिल जाएगा, बरोबर। ये होगा या टीसीएम। अब यहां से हमको चाहिए रिजल्ट तुरंत, और पेशेंट को हम पूछेंगे तुरंत। क्या आपकी हिम्मत होती पेशेंट को यहाँ पहला दिन पूछने की कि आपको कितना आराम आया, आप डर के मारे पूछते ही नहीं, क्योंकि आपने अभी तक पहले दिन किसी को कुछ रिलीफ या रिजल्ट दिया ही नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 कौन सा है, ये वाला जो हम करेंगे। यहां पर अब फार्मूला याद रखिए, बिना घुटने के नीचे तकिया लगाए आप कोई भी एक्यूपंक्चर नहीं करेंगे, चाहे वो पेशेंट कोई भी प्रकार का हो। इसलिए मेरे क्लिनिक में भी आपने देखा, और हमारे सारे पुराने स्टूडेंट के पैर के नीचे अब तकिया। तो तकिया क्या गोल होना चाहिए, अगर आपके पास स्पेस नहीं है रखने का तो गोल की जरूरत नहीं है। जो आप सर के नीचे देते हैं वो तकिया भी आप यहाँ पर बखूबी लगा सकते हैं। बरसते हो सकता है आपको 3 तकिया लगाना पड़े, एक तकिया हम ऐसे रखते हैं, एक तकिया हम ऐसे रखते हैं, फिर उसके ऊपर बीच में एक तकिया ऐसे रखते हैं। अगर मोटा तकिया होगा तो एक भी चल जाएगा, और अगर 2 तकिया लगाना होता है तो हम एक के ऊपर एक हाफ पोर्शन में लगाकर फिर इसको ऊपर करते हैं। हमारा मकसद होता है इसको एक्सरसाइज के लिए, मूवमेंट के लिए स्पेस तक उठाना,
और इसको सपोर्ट बनाना। क्यों? घुटना यहां से नीचे की तरफ दबाया जाएगा और पैर ऊपर की तरफ उठाया जाएगा। अब आपको मैं दिल्ली प्रोग्राम में दिखा चुका कि पेड़ लगाने पर भी बैठाकर यही एक्शन आप दे सकते हैं। उससे काम 30 दिनों का जो होता है वो 3 दिन में हो जाता है। तो लगभग लगभग आप जल्दी रिजल्ट देने के और जल्दी अपने मसल्स को मजबूत करने के लिए और मेरिडियन में मूवमेंट लाने में सफल हो जाते हैं। तो आप चाहे उसको मसल से पकड़िए, मेरिडियन से पकड़िए, हम चूंकि पेड़ मेरिडियन पे ही लगाते हैं, काम मसल्स पे होता है। तो अब आपको वो चीजें भी समझ में आ गई। और प्लस पेशेंट को घर में जो करने के लिए एक्सरसाइज देते हैं वो क्या देते हैं? पेशेंट यहाँ से घुटना दबाएगा और ये पैर को उठाएगा। ये एक्सरसाइज कर कर वो क्या करेगा? अपने घुटने के ऊपर के क्वाड्रिसेप मसल्स को मजबूत करेगा, ताकि वो खड़ा होकर चले तो शरीर का जो अतिरिक्त वजन है उसका वजन ये मसल संभाल ले और वो घुटने पर ना पड़े। इसलिए मसल्स के सरकमफ्रेंसेस लॉस भी हम नहीं होने देते। ये मेजरमेंट भी हम करते हैं कि कहीं पेशेंट का ऐसा तो नहीं है, दोनों पैर का मेजरमेंट करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है उसकी मास जो है वह कम हो रही है, उसको मजबूत करना होता है। हेल्दी आदमी की पहचान क्या होती है? मजबूत थाई और स्ट्रॉन्ग काफ मसल, ये पहचान होती है। ठीक है, क्योंकि यहां से ब्लड वापस पंप होता है हमारी बॉडी में। तो चलिए ये सब बातें बाद में करेंगे। तो अब आ गया हमको क्या करना है, आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप कंट्रक्शन मेथड में शिफ्ट करना है। तो अब आपको सारी चीज समझ में आ गई। तकिया क्यों लगाते हैं, एक्सरसाइज करने क्यों देते हैं, कैसे लगाना है, क्यों खड़ा होकर नहीं लगाना है, और क्या क्या हमको सुविधाएं करनी है। तो टोटल का टोटल अब हमने शिफ्ट कर लिया अपने आप को यहां से यहां। यहां देंगे तो आपको 20 दिन में जो रिजल्ट मिलेगा यहां पर 3 दिन में मिलेगा। तो ये 20 दिन से 3 दिन में हमको कन्वर्ट होना है। तो 3 दिन में मिलने से क्या होगा? चूंकि अब इसमें तो देखिए 5 से 6 महीने लगने हैं पूरे में। लेकिन आप पेशेंट को अगर बोल दो कि 5-6 महीने लगेगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने पेशेंट को पहले 20 दिन रिजल्ट दे दिया तो पेशेंट उस रिजल्ट को नहीं खोना चाहेगा और उसको आप कहेंगे 6 महीने तक मेरे संपर्क में रहिएगा, बीच बीच में एक एक सप्ताह में मिलते रहिएगा, तो पेशेंट आराम से आपके पास आ जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे 6 महीने लगेगा और ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा, तो आप यहाँ तो TCM से पहले 20 दिन में जो रिजल्ट देंगे उसका नुकसान क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर पेशेंट ने सेकंड पैकेज ज्वाइन कर लिया तो सेकंड पैकेज में उसको आप 10 से 20% रिजल्ट ही दे पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। जो रिजल्ट पहले बार में मिला उसको फिर वापस आने के लिए 120 दिन का सफर करना पड़ता है, और आपका सेकंड पैकेज इसके बीच में होता है और पेशेंट यहाँ पर नाराज होकर चला जाता है। बराबर? तो ये सब ख्याल रखिएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब आपके पास कुछ क्लिनिकल बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पिक्चर को देखिए और सोचिए एज ए थेरेपिस्ट जितनी बातें मैंने बताई, और इसमें आप क्या ध्यान दे रहे हैं सिवाय इसके कि ये जूता पहन कर है, उस चीज को छोड़ दीजिए। पिक्चर तो एक बहाना है। असल में मुझे आपको थेरेपिस्ट के जैसा व्यवहार करना सिखाना है कि आप अपना क्लिनिक सुचारू रूप से कैसे चलाएंगे। अब ध्यान दीजिए इस पे। ये बेड कौन सा है? ये कायरो बेड है। इस बेड के बेनिफिट्स बता रहा हूं, इसलिए जब भी अगर बाई चांस आप के पास क्लिनिक नहीं है या क्लिनिक में आप बेड लाना चाहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, क्लिनिक में प्राय दीवार से लगी हुई एक बड़ी सी टेबल बना लेते हैं। पहली बात, दीवार से लगी हुई कोई भी टेबल नहीं बनाएंगे, ये आपके कमर दर्द का कारण बन जाएगा। मैंने अच्छे अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के कमर में दर्द देखा है ओनली बिकॉज वो दीवार से लगी हुई टेबल पर वन साइड काम करते हैं और पेशेंट को ही बोलते हैं, एक एक बार इधर इलाज कर दिया फिर पेशेंट को बोलते हैं आप उठिए, वापस लेटिए, इधर गर्दन लाइए, और वो हमेशा एक ही पोजीशन में खड़े होकर कभी इधर खड़े हो जाता है कभी इधर खड़े होता है, और ये काम रिपीटेटिव करते करते वो अपने कमर में दर्द कर लेता है। तो आपको मैं ये सिद्धांत बता देता हूँ, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन आप तो मेरे हिस्सेदार हैं इसलिए मैं आपको बताता हूँ। बेड के चारों तरफ मूवमेंट की पोजीशन होनी चाहिए, नंबर वन। सस्ता बेड खरीदिए जो फोल्ड होकर कहीं भी रख सके, बाई चांस आप कभी कैंप लगाएं या कभी कोई एक्टिविटी करें, किसी सेमिनार में भाषण दें, तो आप इसको फोल्ड करिए, कार के पिछवाड़े में रखिए और आराम से जाकर वहां खोलकर अपना कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन आप दे सकते
सकते हैं, कम खर्चे में काम करना चाहिए। अगर आप घर में क्लिनिक खोल रहे हैं तो ये बेड आपके घर के क्लिनिक के लिए भी काम आ जाएगा, और कोई मेहमान आ गया तो इसके ऊपर में गद्दा बिछाइए और उसको सुला भी दीजिए, दोनों काम आएगा। प्लस इसको, अगर आपके पास पेशेंट दो है, अचानक आपको लगता है कि कभी तीन आ गया, तो दो हमेशा बेड लगा के रखिए। क्योंकि आप अगर काम करने वाले एक है तो कभी भी तीन बेड मत लगाइए, एक ऐसा बेड को उसके नीचे घसका दीजिए, इमरजेंसी में इसको निकालिएगा जब आपको लगे कि आप तीन आदमी को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत राज की बात बता देता हूं, अगर आपने तीनों बेड पे पेशेंट लेटा दिया, अब क्या होता है, एक नंबर और दो नंबर पे आपको समझ लीजिए काम करते करते आधा घंटा लग गया, ये तीन नंबर आपको परेशान नाक में दम करके छोड़ देगा। डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा, डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा। और इसको अगर आपने 5 मिनट में देखा तो ये भाग जाएगा, बोलेगा कि इनको तो आधा आधा घंटा देता है, मुझे सिर्फ 5 मिनट दिया। तो इसको बेहतर होता है बाहर ही बैठा के रखो कि ये बेड खाली होगा तो आपको चांस मिलेगा, तो ये आदमी कभी शिकायत नहीं करेगा आपसे। इसलिए अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही बेड लगाइएगा। मैं 10 बेड इसलिए लगाया हूं कि मेरे पास 10 स्टाफ है। लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा, अगर आपका क्लिनिक छोटा है तो ज्यादा अच्छा है, छोटे क्लिनिक में भीड़ दिखती है, पांच भी आदमी अगर एक साथ आ गए तो लगेगा पता नहीं कितने लोग वहां हैं। इसलिए ये बेड का ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, ये बेड के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, इसके 3 रीजन है। इसी पे आप अरोमा थेरेपी दे सकते हैं, इसी पे स्ट्रोक एंड पैरालिसिस के पेशेंट का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसी पर आप रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कर सकते हैं, इसी पर आप एक्यूपंक्चर के काम कर सकते हैं, इसी पर आप गन का काम कर सकते हैं, इसी पर आप फायर कपिंग का काम कर सकते हैं। और इसकी हाइट आप ऊपर नीचे अपने हाइट के अनुसार कर सकते हैं। प्लस इसको सरकाना आसान है, कोई भी कोने में मूव करना आसान है, नीचे स्पेस रहता है। अगर आपको कोई चीज इसके अंदर में मूव करना है तो ट्रॉली में रखकर अंदर मूव कर लीजिए और निकाल लीजिए, इससे ये बेड आसान रहता है। तो ये हो गई बेड की बात जो इतर है। अब अगर आपके पास तकिया नहीं है तो आपने देखा होगा मैं हमेशा इस टाइप के टॉवेल रखता हूँ, फुल 6 फीट वाले। इस टॉवेल का जो साइज होता है 3 फीट बाई 6 फीट वाले, ये थोड़ा सा हर जगह मिलता नहीं है, बड़े शोरूम में मिल जाता है जो बिग साइज होता है। तो हमेशा एक टॉवेल बिग साइज का रखना चाहिए, एक बेडशीट आप परमानेंट बिछा के रखिए। और इस टाइप के टॉवेल होते हैं अपने बेड के ऊपर, अगर आप बिछा के रख देंगे तो हर पेशेंट पे आप एक्स्ट्रा टॉवेल दे सकते हैं, और इस टॉवेल को ओढ़ाने के काम में भी ले सकते हैं, बिछाने के काम में भी ले सकते हैं। प्लस इसका रंग नहीं जाता है, और प्लस किसी भी एक्सरसाइज में इसको जस्ट गोल कीजिए और घुटना के नीचे दे दीजिए, तो आपका जो ज्यादा तकिया रखने की जो समस्या आती है वो सॉल्व हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर हम घुटना को नीचे दबा रहे हैं, इस एडी को ऊपर उठा रहे हैं, और ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की श्रेणी में आता है। आगे चल के बताऊंगा मैं और डिटेल। और आपने देखा होगा कि ये ऑलरेडी हस्ट पुस्ट है, ये क्वाड्रिसेप मसल इसका प्योर डेवलप है। पेशेंट में इतना डेवलप नहीं मिलता, उनके वीक मिलते हैं, उसी को डेवलप करना होता है। और जब हम पैडिंग पे काम करते हैं तो आपको मैं बताता हूँ, GB 31 और 32 के बीच में हम एक पैड लगाते हैं। बाकी हम लोग जो पैड लगाते हैं, दो मेरिडियन हमारे यहाँ से जा रहा है उसके ऊपर, एक लेते हैं हम स्टमक मेरिडियन पे, एक लेते हैं हम स्प्लीन मेरिडियन पे, और एक लेते हैं जस्ट नी के टॉप पर। तो ऐसे करके हम इसको डिवाइड करके ये चार के कंबाइनेशन में काम करते हैं, जिसमें सेम एक्शन आपको मिल जाता है। कैसे पैड लगाया जाता है, कौन सा फ्रिक्वेंसी लिया जाता है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर हम देखेंगे। अभी कोई भी चीज हम रिपीट नहीं कर रहे, याद दिला रहे हैं। अब एक और चीज है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका भी प्रयोग हम जो भी शोल्डर पेन होगा उसमें करेंगे। कुछ एक्सरसाइज हम नी पेन में करेंगे पर्टिकुलर, तो आपको मालूम होना चाहिए किस किस ग्रुप के एक्टिवेशन हम लेंगे मेरिडियन के। तो इसेंट्रिक मसल्स कंट्रैक्शन में हम अब दो वर्ड बता के मैं, एक तो आइसोमेट्रिक लेंगे, एक इसेंट्रिक लेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम, अगर आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो हम दो एक्शन इसमें ले रहे हैं। यहां पर हमने एक वजन दिया हाथ में, और जब हम कोई काम कर रहे हैं तो ये हमारी स्टैटिक पोजीशन रहेगी, ये स्टैटिक रहेगी। एक फोर्स कंसंट्रेशन वाला यहाँ, और इसेंट्रिक फोर्स यहाँ पर, ये दो चीजें, जो दो एक्शन है बस इसी मसल में, पर्टिकुलर मसल में ही हम करते हैं। ये पूरे बॉडी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। यहाँ पर जो करने के पीछे कारण होता है वो धीरे धीरे, जब मैं शोल्डर पेन होगा तो वहां ज्यादा व्याख्या करूंगा, यहाँ पर हिंट देके छोड़ देता हूँ ताकि आपको पता रहना चाहिए। तो अब आपको दो बातें समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई, कि एक मेरिडियन ची मूवमेंट पर हम काम करेंगे।
दूसरा किस पे काम करेंगे? मसल एक्यूपंक्चर निडल पे, और ये दोनों एक साथ होगा। और उसके अलग अलग तकनीक मैं आपको बता चुका हूं। अब आप इस सारी चीजों पर मैं दो तीन बातें और बताना चाहता हूँ। अब आपके साथ दिमाग में आएगा कि सर हम तो टीसीएम सीख रहे थे, ये सारी बातें हमारी मॉडर्न आ गई, एक्सरसाइज की बातें मॉडर्न आ गई, कुछ फिजियोथेरेपी की बातें आ गई, कुछ योगा की बात आ गई, तो इसमें एक्यूपंक्चर है कहाँ? ये एक्यूपंक्चर है कहाँ, ये मैं आपको अब थोड़ा सा बताता हूँ कि ये सारी चीजें क्यों। क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग या तो एक्सरसाइज जानते हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, या योगा वाले हैं। हमारा मकसद क्या है? जैसे हमने टीसीएम में जो डाइट एंड न्यूट्रिशन है वो लोग हर्बल देते हैं, 50% टीसीएम जो होता है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, वो 100% एक्यूपंक्चर नहीं करते हैं। वो आधा काम तो करते हैं मेडिसिन से, वो बाकायदा मेडिसिन देते हैं। इसलिए एक्यूपंक्चर बोलेंगे तो वो एक पार्ट बोल रही है, लेकिन टीसीएम बोलेंगे तो टीसीएम का एक पार्ट एक्यूपंक्चर है। और एक्यूपंक्चर के साथ फिर छह सात चीजें और जुड़ी हुई है, जैसे ब्लड डेटिंग है, कपिंग है, मॉक्सिलेशन है, प्लम्बसम है, ताइची है, तो ऐसे करके वो चीजें जुड़ी हुई है। तो मेडिसिन का पार्ट जो है हमने डाइट एंड न्यूट्रिशन से लिया। चूंकि नेचुरोपैथ यहाँ अलग ब्रांच है, इसलिए हमने क्या किया, उसको खान पान से लिया, लेकिन वो पार्ट नहीं छोड़ा। वैसे ही जब आप टीसीएम करेंगे तो कुछ चीजें ऐसी है जो आपको जाननी पड़ेगी। एक है ताई ची। अब सवाल उठता है, सर ताई ची तो हमने कभी किया नहीं। अब या तो हम आपको ताई ची सिखाएं, या फिर हम जो चीजें आपके पास है उसी में से रिजल्ट को ढूंढ लें। इसलिए मैंने आपको वो सारे एक्सरसाइज करवाने के लिए कहा है जो रिजल्ट को उतना ही देता है जितना आप पहले उसको ताइची सिखाएं, खुद ताइची सीखें, और उसके बाद काम करें। प्योर में जो मेरिडियन एनर्जी है उसको मूव करने के लिए हम ताइची का प्रयोग करते हैं। अब इस ताइची को अगर आप ध्यान से देखें तो यह मेरिडियन की एनर्जी को मूव करने के लिए काम में आता है, लेकिन क्या पॉसिबल है क्या कि हमारे पेशेंट या हमारे थेरेपिस्ट इतनी एक्टिव होकर ऐसे एक्सरसाइज कर पाए? आप खुद आंसर ढूंढिए। अब आते हैं ताइची के अलावा ची गोंग, जो मतलब जो जब आप तीसरे की बात करते हैं तो ची की बात करते हैं, स्टेग्नेशन की बात करते हैं, तो ची मूवमेंट के लिए अब हमको ची गोंग भी चाहिए। तो अगर ची गोंग पे बात करेंगे तो इसका मकसद क्या होता है कि मेरिडियन की एनर्जी को मूव करना है। तो ची गोंग भी उससे ताई ची से जैसे मिलता जुलता ही है। दोनों का अंतर बताऊंगा। तो अब आ गया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ताई ची एंड ची गोंग, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। ची गोंग मुख्य चीज है, इसमें लगभग लगभग 36 से लेकर 64 प्रकार के परमानेंट एक्सरसाइजेस हैं। इसकी मूवमेंट जो होती है वह अलग अलग मकसद के लिए होती है। कुछ शांति के लिए होता है, कुछ लड़ाई के लिए होता है, कुछ आत्मरक्षा के लिए होता है, कुछ मूवमेंट के लिए होता है, ची के लिए होता है, लेकिन सारे का जो पार्ट है वो ची है। बिना ची के टीशियम में कोई भी कंसेप्ट नहीं है, जैसे बिना प्राणायाम के हमारा योग नहीं है। उसी का एक ब्रांच है ताइची। ताइची ज्यादा करके जो लोग सेल्फ डिफेंस वाले जितने भी आर्ट है उसमें ताइची का प्रयोग होता है, और ची जो है वो सबका बेस है। तो मैं संक्षेप में ही आपको बताऊंगा कि इन दोनों का अभी प्रयोजन नहीं है, लेकिन यह टीसीएम का पार्ट है। और जो मैं ची एक्टिवेशन की बात कर रहा हूँ वो ची एक्टिवेशन इसी तरीके से टीसीएम में कहा गया कि आपको चीगोंग से और ताइची से करना है, जिसको यहाँ पर मैंने रिप्लेस किया है। अब आता है ट्यूना। अगर आप ट्यूना नहीं जानते तो पूरे चीन में, पूरे कोरिया में, पूरे ताइवान में और विदेशों में चलने वाले किसी भी एक्यूपंक्चर के कॉलेज में आपको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा। हाथ ही नहीं लगाने देंगे पेशेंट को। क्यों? सबसे पहले उसको ट्यूना करना होता है, उसके बाद एक्यूपंक्चर करने की परमिशन होती है। बॉडी को प्रिपेयर करना, क्योंकि हम बॉडी को प्रिपेयर नहीं करते और ट्यूना आपको आता नहीं है। तो अब आपको मैं कुछ पुरानी तस्वीर दिखा रहा हूँ जो प्राचीनतम ग्रंथों से लिए गए हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बंदा है, कंबल ओढ़ा रखा है, और कोहनी से पूरी ताकत लगाते हुए आप मुंह देखे कर रहा है। तो आज का जो कायरोप्रैक्टिक है वो प्राचीन त्रिना है। यह एक त्रिना ट्रीटमेंट का पिक्चर है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कायरो का
पुराना भाई है। बराबर। अगर आप प्राचीन तुलना को करते हुए जो पिक्चर्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप देखें और मॉडर्न में आप देखें तो आपको सिमिलरिटी नजर आ जाएगी। और आपने ध्यान दिया, बेड के उधर और इधर दोनों तरफ स्पेस है। और हाइट कम करने से बेनिफिट ये हो जाता है कि आपका बॉडी के प्रेशर से आप ट्रीटमेंट करते हैं, एक्स्ट्रा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पर याद है मैंने आपको बहुत बार बोला था पेशेंट के हाथ ऊपर होने चाहिए। समझ में आया, ये छोटी बात है, रिजल्ट है। दूसरी बात, एंकल की पोजीशन देखिए, एंकल के नीचे सपोर्ट या एंकल बेड के कोने पे लगा होना चाहिए। समझ में आ रहा है। दूसरी बात, आपका बॉडी का एक्स्ट्रा वेट पेशेंट पे नहीं गिरना चाहिए, उसने अपने बॉडी का वेट को दूसरे हाथ से संभाला है और उसको उतना ही प्रेशर देना पड़ रहा है, और मूवमेंट में जस्ट इसकी कलाई मुड़ेगी, यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर अपने आप आ जाएगा, और इसने अपने बॉडी के एक्स्ट्रा प्रेशर को यहां होल्ड किया है। पेशेंट का एंकल यहां लगा हुआ है और ये दोनों बाजू ऊपर है, इसलिए हर पिक्चर पूरा संवाद देता है। पेशेंट को अच्छी सांस आई, इसलिए क्या है, नरम तकिए में इसको लगाया गया। अब सवाल उठता है कि सर इसका गर्दन तो यहाँ नीचे कर सकते थे। नीचे नहीं कर सकते थे क्योंकि ये एंकल की पोजीशन चेंज हो जाती और इसको मनमुआफिक रिजल्ट नहीं मिलता। दूसरा, अलाइनमेंट पेशेंट का बड़ा जरूरी है। पेशेंट का सीधा तो ऐसे सीधा नहीं, इस बेड से सीधा आप देख रहे हैं, ये पूरा परफेक्टली सीधा है। दूसरी बात, बेड के ऊपर एक और देना होता है, ये देखिए यहाँ पर कवर दिया हुआ है। तो इसलिए हर चीज को ढंग से करिए, इंटरनेशनल कीजिए। ये पुरानी तस्वीर है जो त्यूना की है, और यही काम आज का मॉडर्न शोध में साबित है। और हम जो काम करने जा रहे हैं वो अभी यही काम करने जा रहे हैं। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और अपने काम को मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूं, सेम चीज हम करते हैं। बराबर। आपको भी रिजल्ट अगर फास्ट देने हैं तो ये ट्यूना की चीजों को लागू करना होगा, लेकिन ट्यूना न करते हुए वो सारी चीजें करनी होगी जो ट्यूना जैसी हो। ठीक है। क्या आपको लग नहीं रहा है ये कायरो कर रहा है, जबकि ये कायरो नहीं कर रहा है। ठीक है। और ये चीजें मैं आपको सिखा और बता चुका हूं, तो अब आपको शॉर्टकट में दो चीजें समझ में आ गई। एक तो मसल एक्यूपंक्चर नेडलिंग करना है हमें, और दूसरा मेरिडियन की ची का एक्टिवेशन करना है। क्लियर? कोई डाउट? तो सिंपल में मसल्स एक्यूपंक्चर के दो आयाम अभी आपके क्लियर हो गए, लेकिन ये दो आयाम में कुछ बातें और समझ लेते हैं। मेरिडियन ची एक्टिवेशन, तो चूंकि अब हम बात कर रहे हैं मेरिडियन की, तो जितने फेमस बुक्स और रिसर्च पेपर है, देखिए इसमें एक बढ़िया वर्ड मिला, इसलिए मैं यहां लगा रहा हूं। फ्लो एंड ट्रैफिक जाम ऑन द बॉडीज एनर्जी सुपर हाईवेज। कल जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर ट्रैफिक है, अगर सुपर हाईवे है, अगर वहां कहीं जाम लग गया, यहाँ तस्वीर में भी देखिए, अगर कहीं जाम लग गया, ये हाईवे की तरह ये एकदम सीधी रेखा में चलती है। इस आपको मैं पांच छह बातें बताई हूँ, आप ध्यान से वो सारी बातों को ढूंढिए। कल मैंने आपको बताया था कि तीन नीडल जब भी लगेगा, वो तीन नीडल आपको कभी भी हॉरिजेंटल नहीं लगेगा। तो आप एक बार बताइए, अगर हॉरिजेंटल जाएंगे तो क्या आप दूसरे की सीमा में नहीं घुस जाएंगे? आराम से दूसरे की सीमा में घुस जाएंगे। आपका रास्ता कौन सा है? आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता आपका है। वो रास्ता कौन सा है? वो मेरिडियन का है। इसलिए आपकी तीन निडल क्या होगी? उसी मेरिडियन पे होगी। आपको दूसरे के क्षेत्र में नहीं घुसना है। जैसे अगर ये हाईवे होगा तो आपको इस हाईवे का रास्ता से आप इस रास्ते पे नहीं जा पाएंगे, वैसे निडलिंग इस पे आपको नहीं करना है। ये हो गई नंबर वन बात। दूसरी बात ये है कि जाम ऑन द बॉडीज एनर्जी सुपर हाईवे, ये बॉडी का सुपर हाईवे है। अगर यहाँ जाम लग गया तो सीधी सी बात ये है, ये पूरी ट्रैफिक आगे की बाधित हो जाएगी, यानी पूरी एनर्जी बाधित हो जाएगी। अब इस एनर्जी के रास्ते में आने वाले हर अंग को कोई न कोई प्रकार का डिसऑर्डर झेलना पड़ेगा। ये गाड़ी की तस्वीर भी है। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम ची पे काम करते हैं। ची कौन सा है? ये मेरिडियन है और इसके अंदर बहने वाला ही ची है। और ची के लिए मैं एकदम सिंपल वर्ड बता देता हूँ, वर्ड को ध्यान से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ची ट्रेवल्स विथ ब्लड। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो यहां से मैं जिस कारण से इसको लिया हूं कि पूरी स्पाइन, अगर कोई भी इश्यूज है
तो मॉडर्न मेडिसिन भी स्पाइन पर क्या कहता है कि हमारे शरीर के अंगों की सारी सूचना तंत्र स्पाइन से ही क्रॉस कर कर जाती है। और हमारे मेरिडियन में भी स्पाइन का बहुत बड़ा रोल है। सामने की तरफ बॉडी की जो हमारी मुख्य शाखा है वह रेल मेरिडियन है, और बैक में वह ड्यू मेरिडियन है, वही हमारी स्पाइन है। तो स्पाइन मतलब ड्यू मेरिडियन। लेकिन सारे तंत्र, सारी सूचना, सारी एनर्जी, सारे मेरिडियन के ब्रांचेज यहीं से निकलते हैं, इसलिए पास में नंबर वन है हुआतो जियाजी। याद रखिएगा, 0.5 चुनते हुआतो जियाजी। तो एक हुआ ड्यू, यानी स्पाइन के सारे एलिमेंट को हम कहां से लेंगे? ड्यू, हुआतो जियाजी और यूवी मेरिडियन। मेरिडियन बॉडी के सारे एनर्जी पाथवे को काम करने के लिए हम क्या करेंगे? इन तीनों का जमकर इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में। और यही कारण है कि सबसे पहले हम DU20 से क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि DU20 हमारे स्पाइन की रेखा में ही आता है, इसलिए हम सबसे पहले DU20 से स्टार्ट करते हैं। यहां से आपको दो फायदे होते हैं, एक तो स्काल्प एक्यूपंक्चर का बेनिफिट हो जाता है, दूसरा डिस्टल एक्यूपंक्चर करने में फायदा हो जाता है, और तीसरा स्पाइन का ये स्पेसिफिक चैनल है। तो स्पाइन से ही, या तो स्पाइन बाधित हो, अगर समझ लीजिए किसी को साइटिका है तो क्या बाधित हो रहा है? आपकी स्पाइन से उठी हुई समस्या ही तो है। बैक पेन हो रहा है तो स्पाइन से रिलेटेड ही तो है। तो कुल मिला के सारे स्पाइन की इश्यूज में हम शुरू जो करते हैं वो DU20 से करते हैं, ताकि हमें वो इफेक्ट मिले। अब इसमें सर्वाइकल भी आ जाएगा, नेक पेन भी आ जाएगा, शोल्डर पेन भी आ जाएगा। तो लगभग लगभग बड़ी बीमारियां आपकी DU20 से ही मिल जाता है। इसलिए DU20 का हम 100 प्रकार से प्रयोग करते हैं। हम घुटना दर्द में भी लेंगे, कमर दर्द में भी लेंगे, फ्रोजन शोल्डर में भी लेंगे, शोल्डर सामान्य पेन में भी लेंगे, नेक पेन में भी लेंगे, रेडिकुलोपैथी में भी लेंगे। बराबर। तो ये आप, ये इसके बारे में पिछली क्लास हम बहुत डिटेल में ले चुके हैं, दिल्ली में भी ले चुके हैं, तो ये हम हिंट देते हुए जाएंगे। और बाकी चीजों पे हम फिर फोकस करेंगे जो उसका एडवांस वर्जन है। तो मेरिडियन ची एक्टिवेशन पर अब सवाल उठता है हम कैसे करेंगे? हम निडल के थ्रू करेंगे। बॉडी में एनर्जी है, हमको एक्टिव करना है, तो हम जाएंगे निडल के थ्रू। तो अब हम लोगों को मुख्य मुख्य बात समझ में आ गई। मेरिडियन ची एक्टिवेशन करना है, मसल्स एक्यूपंक्चर निडल करना है। अब पूरे बॉडी में जितने भी मेरिडियन है इसकी जानकारी आपको होनी होगी। कैसे? ये सारे मेरिडियन से पूरा शरीर हमारा भरा हुआ है। सारे मेरिडियन के यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग रंगों से हमने परिलक्षित किया हुआ है। अब आपको दो चीजें पढ़नी है। पहली बात है, जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा अभी 3 दिनों के अंदर, वो पॉइंट के डिटेल पढ़ने हैं आपको। नंबर वन, TCM के उसका काम करने का तरीका मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। दूसरी बात, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, जिधर से मुड़ती है, जिधर गुजरती है, वो याद रखने हैं आपको। बहुत ज्यादा पॉइंट की डिटेल नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, जो पॉइंट बताऊंगा उसका लोकेशन। एक तो आपका पॉइंट जो भी बताऊंगा उसका आपको लोकेशन अच्छे से देख लेना है। क्यों? क्योंकि उस पर आपको काम करना है। वहां पर मैं लोकेशन पढ़ा कर टाइम नहीं खराब करूंगा, मैं एडवांस पढ़ाऊंगा। यही तो पॉइंट का लोकेशन पढ़ लीजिएगा। दूसरा, उसका पाथवे। ठीक है, कौन कौन से रास्ते से गुजरती है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, वो पूरा पढ़ लीजिएगा। मैंने बाजू से जाने वाली, पैरों से जाने वाली, कमर से, पेट से कौन कौन से मेरिडियन जाते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी किताब नहीं है तो आप मैं रेखा को बोल दूंगा, वो उसका PDF पेड वाले ग्रुप में डाल देगा। सारे मेरिडियन का आप पढ़ लीजिएगा, और मैं भी एक दो अच्छी किताबें आपको वहां दे दूंगा। आप उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। खाली आपको पॉइंट का लोकेशन, नाम और कहां पर वो स्थिर है वो मालूम होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूंगा 3 दिन में, लेकिन उसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नंबर वन। दूसरी बात, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, शुभारंभ कहाँ होता है, अंत कहाँ होता है, ये पढ़ लीजिएगा। ये दो बातें आप पढ़ लीजिएगा। अब उसमें अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहें तो किस किस बीमारी में काम आता है और आता है, पढ़ लीजिए। लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उससे आपको TCM नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, ची एक्यूपंक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। पॉइंट TCM के ले रहा हूँ, लेकिन काम TCM जैसा नहीं कर रहा हूँ। बराबर। तो आपका काम आसान हो जाएगा।
यानी पुरानी जमीन पर नई इमारत बनानी है, इसलिए जमीन खरीदने का झंझट आपसे नहीं करवा रहा। तो हम लोग सीखेंगे अब मेरिडियन एक्टिवेशन तकनीक। अब दो तीन बातें इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। अब दो तीन बातें और है। हाँ, अब ये है कि ये जो मसल नीडलिंग है या जियोडोंग नीडलिंग टेक्निक है, ये कैसे करना है ये मैं आपको स्लाइड के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा। ये मुझे आपको करके दिखाना होगा, और आपको ये सारे सिद्धांत आपके दिमाग में होने होंगे, क्योंकि काम करते समय इतनी एक्सप्लेनेशन देना पॉसिबल नहीं होता है। तो वहां पर क्या होगा, आप ये सारे को बढ़िया से देखकर फिर वापस क्लास में आइएगा, ताकि जो भी प्रैक्टिकल होगा वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि हाथ रखने का तरीका, निडल पकड़ने का तरीका, लगाने का तरीका, इस पर मैं बहुत डिटेल से बहुत धीरे धीरे बताया हूँ। तो ये जब काम होगा तो आपको वो चीजें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या क्या चीज नहीं किया हूं तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा ये चीज इस पेशेंट पे या इस कंडीशन में मैंने क्यों नहीं किया और आपको कब करना चाहिए। अगर आप सब चीजों को अगर ध्यान से देखेंगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको खाली पिक्चर दिखा रहा हूँ और काम हम करेंगे। अब सवाल उठता है कि सर इसका पर्पस क्या है। मतलब आपने इतनी डिटेल बताया वो तो समझ में आ गया, लेकिन इसका कोई तो पर्पस होगा ना कि इसको डिफरेंशिएट कर रहा है। हम अगर सिंपल निडल से ही कर दें तो क्या दिक्कत। तो अब आपको बता देता हूँ कि इसका पर्पस कुछ खास है, क्योंकि पेशेंट जो बातें हमसे करेगा तो हमको मालूम होना चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है। जब तक आप पर्पस नहीं जानेंगे तब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इसी पेशेंट पे मुझे ये काम क्यों करना है। नंबर वन, ये मसल्स का टोन बढ़ाता है, यानी जो कमजोर मसल्स होता है उसमें ये ताकत देता है। तो आपके पास जो पेशेंट आएगा वो मेरिडियन की भाषा में नहीं बात करेगा ना। वो तो यही कहेगा ना, सर मैं हाथ मतलब वो आपका हाथ पकड़वा के दिखाएगा, बोला सर देखिए मेरे बाएं हाथ की ताकत कम हो गई है। या फ्रोजन शोल्डर में जब हम उनसे ग्रिप्स करवाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ एक हाथ का सर्कमफ्रेंसेस भी कम हो रहा है और हाथ की कैपेसिटी भी कम हो रही है। जो लोग साइटिका पेशेंट से बैक पेन से उठते हैं वो कहेंगे देखिए सर मेरे एक पैर में ताकत कम है। जो स्ट्रोक एंड पैरालिसिस वाले केस हो गए तो क्या आते हैं, वीक मसल्स तो होते ही हैं उनके। तो आपको समझ में आया कि वो वाले पार्ट यहाँ पर क्यों हो गया। तो वहां पर जो दूसरे प्रकार के नीडल है उसकी तुलना में आपको क्लिनिकल सीक्रेट फॉर फास्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, इसलिए ये काम करने हैं। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने कहा मैं बहुत सोच समझ के ये सारी पिक्चर लेके आया हूँ आपके लिए। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें वो जो बातें मैंने पहली पिक्चर में बताई थी वो सब धमाधम सोची है यहाँ पर। क्या है, प्रेशर हमने हटाया नहीं है, इस पे अंगूठे की पोजीशन देखिए, उतना ही हार्ड प्रेशर है। दूसरी बात क्या है, हम सेकंड और थर्ड लेवल में प्रवेश है। चौथी बात क्या है, हम एक हाथ से निडल कर रहे हैं और उस दौरान ये उंगली लगा हुआ है। चौथी बात क्या है, निडल ऊपर से दिखाई दे रहा है लेकिन लैंडिंग इसकी कहाँ पर जा रही है, इसकी लैंडिंग जा रही है यहाँ पर। पेशेंट ये जो पकड़ा है आपने यहाँ पकड़ा है, क्यों? क्योंकि किसी को यहाँ से दबाने की आदत होती है, किसी को यहाँ से दबाने की आदत होती है, किसी को यहाँ से दबाने की आदत होती है। नाखून बिल्कुल काट दिए गए हैं, थोड़ा भी नाखून नहीं है। बरोबर। तो हर चीज को ध्यान से समझना है आपको कि आपने प्रेशर कहाँ दिया, निडल वैसा जाएगा। दूसरी बात, निडल हम जब भी देंगे थोड़ा सा सेफ जोन से देंगे। क्यों? अभी मेरे को अंगूठे की तीन हरकतें करनी है, निडल की तीन लेवल की हरकतें करनी है, इसलिए ये सारी बातें ध्यान देने की है जो मैं आपको पिक्चर से दिखा रहा हूँ। लेकिन जब पास से करूंगा तो ये बातें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगी, वहां पर इतनी बातें बताई नहीं जाती। तो जहां पर भी कमजोर मसल्स नजर आएगा वहां पर हम ये काम करेंगे। जहां पर भी कमजोर मसल्स होगा वहां पर हम क्या करते हैं, पैडिंग करते हैं। कौन सा करते हैं ये आपको बताया। जब एक्यूपंक्चर पॉइंट पे करेंगे तो कंटिन्यूस से जिया जियान का करेंगे, जब हम पैरालिसिस मसल पे काम करेंगे तो हम डीडी से काम करेंगे, या जिस मसल में लॉस हो जाएगा वो हम डीडी से काम करेंगे और जियाजियान से करेंगे, प्लस मसल स्टिमुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए अब आ गया स्ट्रोक एंड पैरालिसिस। तब अब सबसे बड़ी बात है, पैरालिसिस मसल्स को भी ट्रेनिंग देनी होती है। खाली निडल लगाकर बहुत लोगों ने मुझे बहुत बार बोला कि सर स्ट्रोक एंड पैरालिसिस पे आप एक्यूपंक्चर बता दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, उसके पहले आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ एक्यूपंक्चर सीखना होगा और मसल नीडलिंग ऑफ एक्यूपंक्चर सीखना होगा।
इसीलिए इस निडलिंग पे मैं जोर दे रहा हूं, क्योंकि इससे आपका आगे का रास्ता स्ट्रोक एंड पैरालिसिस के पेशेंट को देखने का, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्यूपंक्चर करने का रास्ता आपका आसान हो जाएगा। बराबर। क्योंकि मसल्स को ट्रेनिंग दिए बिना वो मसल्स जो डिस्ट्रोफी में चला गया है वो काम नहीं करेगा। एक्यूपंक्चर से आप सेल को वापस जीवन नहीं दे रहे हैं, सेल जो डेड है वो 100% डेड है। आप बचे हुए सेल्स के मेमोरी से बॉडी को चलने लायक या रिकवरी में हेल्प करने के लायक होते हैं, और पेशेंट बहुत देर से आपके पास आता है तो रिजल्ट और देर हो जाता है। इसीलिए पेशेंट की उम्मीद आपसे ज्यादा होती है। उसको ये लगता है कि बाकी जगह भी परेशान हुए तो यहाँ भी 2-3 दिन करा के निकलो। लेकिन जब आप इस ढंग से करेंगे तो पेशेंट को महसूस पहले 2-3 दिन के अंदर ही हो जाएगा कि मैं सही जगह हूँ, कभी नहीं छोड़ के जाएगा आपको। तो अब आपको क्लिनिकल सीक्रेट में क्या चीज मैं बता रहा था कि मेरिडिन ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर, इसमें कुछ खास खास बात मैं बता देता हूँ। ये सारी बातें मैं प्रैक्टिकल के दौरान कराऊंगा जब भी पेशेंट आपके पास आएंगे। अब मैं 100% क्लिनिकल में आ रहा हूँ कि अब ट्रीटमेंट कैसे करना है, ट्रीटमेंट के चीजों पर हम प्रवेश कर रहे हैं। तो टाइम तो हो गया, लेकिन ये मैं बता देता हूँ। उसके बाद कल से क्लास यहीं से शुरू करूंगा। तो एक सबसे पहले जब भी पेशेंट समझ लीजिए कमर दर्द के लिए आएगा या साइटिका के लिए आएगा तो आप स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट करेंगे, एसएलआर टेस्ट उसका करेंगे। दूसरी बात, घुटने के किसी भी इशू में ज्यादा करके हम कमर वाले, घुटने वाले में, फ्रोजन शोल्डर में, ये 3 मामले में हम ज्यादा करके 1.5 चून की निडल का इस्तेमाल करते हैं। घुटने के नीचे आपको तकिया या फिर टॉवेल ये देना है। उसके बिना आप घुटने का इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां सामने दिखते हुए भी हमें बहुत बार चीजें दिखती नहीं है। कोई भी मशीन का स्टिमुलेशन की हमें पूरे इस प्रोग्राम में जरूरत नहीं है। अगर हम पैडिंग करेंगे तभी हमें मशीन की जरूरत पड़ेगी। निडल में हम किसी भी प्रकार का मशीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप अगर जोर ही लगाएंगे तो मैं एक्यूपेन का थोड़ा सा प्रयोग बता दूंगा, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं है। आपका हाथ किसी भी मशीन से बेस्ट रिजल्ट यहाँ दे देगा। ठीक है, सिर्फ हाथ से। इसलिए कुछ नहीं चाहिए मुझे, एक वकारिया सीट चाहिए, एक 1.5 चून का निडल चाहिए, और 1.5 चून के निडल में एक तो ट्यूब वाला और एक बिना ट्यूब वाला चाहिए। अब दोनों ले लीजिए, लेकिन दो होने चाहिए। और जो फर्स्ट टाइमर है उसके पास एक पैडिंग। अब आएंगे, जब हम आगे चलकर आपको एक डेमो दे देंगे GB33 का, जिसमें हम पैड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ईसीजी पैड और मशीन के पैड रख लीजिएगा, क्योंकि बाकी हम पैड पे प्रोग्राम कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। और दूसरी बात ये हो गया कि आपको जो भी उनका इन्फ्लेमेशन है वो इन्फ्लेमेशन आपको कम करना पड़ेगा पेशेंट का पहले 3 दिन के अंदर। वो करेंगे लाइफ फोर्स एनर्जी ड्रिंक से और मैजिकल थाली से। तो इन सब पर हम थोड़ा सा आगे चल के आपको और डिटेल में अब बताएंगे। कल से हम आपको पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं सोचता हूँ इतना ही रख देता हूँ। तो आप एक वर्ड नोट करके बस रख लीजिए कि हम जब भी किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रकार का मूवमेंट कराएंगे तो नॉन वेट बेयरिंग मूवमेंट ऑफ एक्यूपंक्चर ही कराएंगे। पेशेंट की कंडीशन नॉन वेट की रहेगी, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ। यहां से हम कल की क्लास की शुरुआत करेंगे, बराबर। तो हम एक पॉज ले लेते हैं, कोई बात अगर इस पूरे प्रोग्राम में समझ में नहीं आई तो उसको हम बता देते हैं। एक पॉज ले लेते हैं। तो जब तक पॉज लिया जा रहा है, मैं मनोज खंडेलवाल, हमारे दो टेलीफोन नंबर है 7002506186 और 9435021306। आप तो अभी लीना जी ने पूछा कि हमें लैंडिंग और प्लस नेटिंग में जगह कौन सी देखनी है, मेरिडियन पे होना चाहिए या कहीं से भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है। तो देखिए 3-4 गलतियां जो होती है जो हम लोग पीसीएम में करते हैं, वो थोड़ा सा किसी के पास इंटर्नशिप नहीं करने के कारण होता है वो। तो होता क्या है कि हमने एक पॉइंट लिया, हम क्या करते हैं 90% मैंने लोगों को देखा लिया और यहाँ पर निडल लगा दिया। जस्ट उनको पता है इधर LI4 है, इधर LI11 है, लेके लगा दिया और मशीन लगा के चला गया। तो आपकी गलतियों को गति देने का काम कर रहा है मशीन। क्यों? आप वहां पर ची को तो भेज रहे हो, ची ट्रेवल भी कर रहा है,
लेकिन सीधी सी बात है, ची पड़ा हुआ है। अब आपने एक बेंड यहाँ कर दिया, एक बेंड यहाँ कर दिया, एक बेंड यहाँ कर दिया, तो ची पहले से ही स्टेग्नेशन है। तो पहले तो इस मेरिडियन का स्ट्रेट होना जरूरी है ताकि ची ट्रेवल करे। दूसरी बात, इस ची को पहले बताना जरूरी है कि भैया मैं काम करने आ रहा हूँ, नहीं तो वो ची एक्टिवेट होगा ही नहीं। तो अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो ची एक्टिवेशन पे काम करने जा रहे हैं। अब सवाल है निडल हम लगाएंगे कहाँ से। अब ये इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा मैं हल्का सा कहीं भी काम करने के पहले हल्का भी टच कर देता हूँ, तो ये भी ची एक्टिवेशन की एक टेक्निक है। प्लम बसम भी ची एक्टिवेशन की एक टेक्निक है। कहीं भी हम प्रेशर कर रहे हैं वो भी ची एक्टिवेशन की एक टेक्निक है। अब सवाल उठता है कि सर क्या ये निडल बिल्कुल मेरिडियन पे ही लैंडिंग होगा? बिल्कुल मेरिडियन पे ही होगा, क्योंकि हमको डबल इफेक्ट लेना है उससे। तो मेरिडियन पे भी लैंडिंग होगा, प्लस पेनिट्रेशन भी वहीं पे होगा, दोनों बातें। लेकिन जहां पर आप लैंडिंग कर रहे हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि वो मेरिडियन पे ही है, वो मेरिडियन के दाएं बाएं ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इट ट्रेवल्स विथ ब्लड। और ये मसल्स में हम काम कर रहे हैं, तो मसल्स में कोई जरूरी नहीं है कि वो मेरिडियन के ऊपर ही मिलेगा। अगर आंसी है तो मेरिडियन में मिलेगा, लेकिन ट्रिगर है तो मसल में कहीं भी मिल सकता है आपको। तो सवाल उठता है कि आप काम किस पे कर रहे हैं, आंसी पे कर रहे हैं या ट्रिगर पे कर रहे हैं या नॉच पे कर रहे हैं। तो नॉच एक अलग बात है आगे। स्कार पे करेंगे तो बिल्कुल एक अलग मामला हो जाएगा, ट्रिगर पे करेंगे तो अलग हो जाएगा, आंसी करेंगे तो अलग हो जाएगा। लेकिन मोस्ट टेंडर पॉइंट पर ही होगा, ये क्लियर है। लेकिन वो आंसी होगा तो मेरिडियन पे मिलेगा, नन आंसी होगा तो ट्रिगर मसल्स पे कहीं भी मिल सकता है। बराबर। लेकिन लेना आपको सर मेरा मेरिडियन के रूट्स, हाँ लेना आपको मेरिडियन के क्वेश्चन, रूट से ही है। हाँ मेरिडियन ठीक के है रूट सर, से ही लेना होगा। क्वेश्चन मेरा ये था सर हम्म। कि हम उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, क्योंकि निडल का डायरेक्शन अरे अलग अलग। आप अपनी जिंदगी में एनर्जी को घटा बढ़ा नहीं सकते, ये सब थ्योरियां छोड़ दीजिए। अच्छा, अच्छा, आप एक बार ठीक। बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, सूरज भगवान क्या चीज है, फायर है कि हॉट है? हॉट है आप सर। सूरज भगवान के फायर को कम नहीं कर सकते, उसके टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर समुद्र कोल्ड है, वाटर है। क्या पूरी पृथ्वी से सूरज की तपिश बढ़ाकर आप पूरी नदियां सुखा सकते हैं, समुद्र सुखा सकते हैं? कभी नहीं। तो हम लोग फाइव एलिमेंट समझाने के लिए बोलते हैं और हम कहते हैं हम ये कम कर दिया, ज्यादा कर दिया। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक बुढ़िया को, मैं प्राय एग्जांपल देता हूँ, एक बुढ़िया को पांच आदमी पकड़ के लाए, उसकी बॉडी की पूरी एनर्जी खत्म है, 10% एनर्जी भी जिंदा है, उससे आवाज भी नहीं निकल रही, न वो आंखें खोल पा रही है, न बुदबुदा रही है, न कोई बोलता तो उसको समझ में आ रहा है। लोगों ने कहा डॉक्टर साहब पैसे चाहे जितने ले लो, इस बुढ़िया को बढ़िया करके एक बार खड़ा कर दो, इसके नाम से वसीयत पे साइन करवाना है। डॉक्टर साहब 25% हिस्सा तुम्हारा, अगर ये बैठ गई इसको टोनिफाई कर दो। अगर बैठ गई और साइन मार दिया तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के 1 करोड़ की आपकी। डॉक्टर साहब खुश हो गए, इतनी खुशी हो गई कि टोनिफिकेशन निडल के बजाय उसने सिडेशन वाला टेक्निक लगा दिया। तो बताओ बुढ़िया मर जाएगी क्या वहां? क्योंकि 10% एनर्जी थी, आपने 10% उसको, उसका एनर्जी खत्म करके दिखाओ मुझे, मार के दिखाओ। जब 10% एनर्जी खत्म नहीं कर सकते तो किसी का 90% एनर्जी बढ़ा कहां से दोगे? फाइव एलिमेंट हमारा हार्डवेयर है, हम अपने माँ बाप से जो लेके पैदा हुए हैं ना, पूरी प्रकृति की फाइव एलिमेंट फिक्स है, नन चेंजेबल है। उसकी प्रवृत्ति चेंज कर सकता है, हॉटनेस पे आप काम कर सकते हो, कोल्डनेस पे काम कर सकते हो, लेकिन मेन फायर पे, वाटर पे, वुड पे, अर्थ पे कुछ नहीं कर सकते। ये समझने के लिए, ये सिद्धांत को बनाने के लिए, समझाने के लिए। बराबर। जैसे मैं ची एक्टिवेशन बोल रहा हूं, तो आप ची को क्या पकड़ पाओगे, तौल पाओगे, देख पाओगे? नहीं कर पाओगे। बरोबर। तो सवाल उठता है कि दो, चलिए मैं एक बार मान के चलता हूँ, टोनिफाई और सिडेशन का सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह ठीक है, मानता हूँ है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। लेकिन उसके लिए जितनी नॉलेज चाहिए, उतनी नॉलेज का आदमी तो मुझे दो तीन के अलावा नहीं मिला इंडिया में, जिसको इस चीज की समझ है। क्योंकि जहां समझ आ जाएगी आप सिंगल पॉइंट पे आ जाओगे, क्योंकि आपको सोर्स मालूम पड़ गया, यहीं पे खेल बिगड़ा है, इसको टर्निफाई या सिडेट कर दो, सारा फाइव एलिमेंट ठीक हो जाएगा। तो पहले उतनी नॉलेज होनी होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज, किताब की नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी होगी, नंबर वन। नंबर टू, आप फाइव एलिमेंट सिडेशन और टॉनिफिकेशन करके किसी भी पेशेंट को फर्स्ट डे रिजल्ट दे के दिखाइए, तो आपका सिद्धांत 100% अच्छा है। अगर फर्स्ट डे रिजल्ट और रिलीफ नहीं दे पाते हैं तो ये बातें सिर्फ किताब की है।
सिंपल लॉजिक। इसलिए किसी की बात का स्वीकार नहीं, किसी की बात का इसका इनकार नहीं, सबको मानिए। टोनिफिकेशन, सिडिशन, सब कुछ मानिए, लेकिन मैं बोलता हूँ पेशेंट ने पैसा दिया खराब, उसको चाहिए रिजल्ट, उसको चाहिए उस रिजल्ट का महसूस करना। पहले दिन रिलीफ और रिजल्ट दे पाते हैं तो 5 एलिमेंट की थ्योरी लागू कीजिए, नहीं दे पाते हैं तो ची एक्टिवेशन लागू कीजिए। क्लियर? क्योंकि हमारा मकसद पेशेंट को रिजल्ट देना, पेशेंट का मकसद रिजल्ट दोगे तो पैसा दूंगा। दो ही बातें थे। ये बाजार है, हम बाजार में खड़े हैं तो हमको बाजार के हिसाब से बदलना है और बाजार के हिसाब से डिलीवर देना है। तो अब दो बातें हैं, या तो हम बिल्कुल किताब में बंध जाएं या बिल्कुल मार्केट के हिसाब से काम करें। तो मार्केट तो दो ही बात बोलता है, पैसा चाहे जितना ले लीजिए, डॉक्टर साहब ठीक कर दीजिए। तो ठीक तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। और कोई क्वेश्चन? अशोक जी बोलिए। एक बार सारे लोग क्वेश्चन ले लिए, एक बार नीलम पहुंच कर दो, मैं सबके क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर वन बाय वन ले लेता हूँ। हाँ पूछ लीजिए वापस, मैं आंसर दे देता हूँ। बोलिए अशोक जी, माइक खुल गया आपका। सर, जो हम्म। कल आपने एक निडल का वो था हम्म। कि पॉइंट पे निडल लगाना है, एक तो सीधा 90 डिग्री पे, हम्म। और बीच एक 15 डिग्री पे, एक 45, ऐसे लिखा था सर, वो तीन हाँ तरह हाँ। से ऐसे हम्म। ऐसे, मतलब डिग्री हो हाँ गया ना सर, समझ गए। तीन पाया। हाँ हाँ। तो वो एक डिग्री निडल, एक निडल को तीन तरह से लगाना है या तीन निडल लगाना है सर वो? बहुत अच्छा, आपका सवाल काफी अच्छा है। एक्चुअली अब इस सिद्धांत के आंसर को हम ढूंढते हैं कहाँ पर, जब मैंने आपको बताया था 3 नीडल 3 प्रकार से और 3 एंगल से। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बात और बताई थी, वो मिस हो गई। वो था हर 5 मिनट के बाद हम लोगों को काम करना है। तो वो एक ही नीडल जो पहले हुआ उसका पूरा एक्टिवेशन करेंगे, लेवल 1 रहेगा, एक्टिवेशन होगा, वन डायरेक्शन रहेगा, पेशेंट का ची एक्टिवेशन होगा। फिर उससे हम स्कोर पूछेंगे, जो हमको काम करना करेंगे। 5 मिनट बाद फिर वापस उसका एंगल चेंज होगा, डेप्थ चेंज होगा, फिर वापस सारे काम होंगे, फिर उसका ची एक्टिवेशन होगा। तो निडल वो एक ही रहेगा। अब समझ लीजिए बॉडी में आपने 2-3 जगह लगा लिया तो 2-3 निडल के साथ भी सेम व्यवहार होगा, सेम निडल। इसलिए मैंने कहा था कोटन लगा के बाहर नहीं निकालना है, याद रखिएगा। मैंने बताया था कोटन लगाना है और उसको बाहर नहीं निकालना है। उसी निडल को ऊपर ले लिया, फिर डायरेक्शन चेंज किया और वापस डाल दिया। याद है? याद आ गया? तो अब कड़ियां जुड़ जाएगी आपकी। तो हम उसको बाहर नहीं निकाल रहे, अगर बाहर निकाल देंगे तो फिर वापस उस पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके आजू बाजू या दूसरा मेरिडियन लेंगे। अब वो मेरिडियन भी काम नहीं करेगा और वो पॉइंट भी काम नहीं करेगा अगर बाहर निकाल दिया तो। बाहर निकालते समय गलती हो गया तो काम करेगा, अगर कॉटन के साथ अंगूठा दबा हुआ है और भूल से निडल बाहर निकल गया तो यू कैन डू अगेन। लेकिन अगर अंगूठा हट गया, निडल निकल गया, अब आपको दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। इसलिए हम उसको 2-3 बार जगह करेंगे, लेकिन बहुत बार 3 बार करने की आपको जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। अगर पेशेंट ने पहली बार ही बोल दिया 40% रिजल्ट मिल गया, हमको दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको फिर फास्ट गति से कर देंगे। निडल वहीं रखेंगे, 2-3 बार करके वापस निडल को वहीं पे ले आएंगे। जैसे ये है, प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। ये रहा, हमने इस पे हम मुझे 40% रिजल्ट मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसी को 2-3 डायरेक्शन वापस उसी को पकड़े पकड़े ही कर लिया और कर कर वापस वहीं पर रख दिया। क्योंकि मैं जो अचीव करना चाहिए था वो कर लिया और मुझे लगा यहाँ काम हो गया। 5-10% इधर उधर होगा तो उसको भी मैंने स्टिमुलेट कर दिया और वापस उसको फिर मूवमेंट करके देख लिया कि कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। और इस निडल की रिटेंशन बॉडी पर मोर देन 24 मिनट्स रहेगी। क्लियर? बहुत बार क्या होता है, 3 बार निडल लगाने की भी जरूरत पड़ जाती है। जैसे स्काल्प पे लगाया और मैंने आपको बोला कि उसी को मूव कर जाओ, लेकिन होता क्या, कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है। तो मैंने आपको बोला था ऑब्स्टेकल से नहीं छेड़ना है, तो निडल को वहीं रहने दीजिए, एक दूसरी निडल लीजिए उसी जगह, फिर उसी डायरेक्शन से आप दूसरी निडल लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर समझ लीजिए आपको दूसरी जगह में भी आपको लग रहा है कोई दिक्कत है तो उसको वहीं छोड़ दीजिए, फिर तीसरे डायरेक्शन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन लैंडिंग का पॉइंट वो एक ही होगा, चाहे निडल ऊपर 10 दिखाई दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
हमको समझ लीजिए ये एक नीचे कोई सामान गिर गया है, हम एक लकड़ी का टुकड़ा डाल रहे हैं, ये लकड़ी का टुकड़ा इधर चला गया, मुझे मालूम पड़ गया, तो मैं दूसरा टुकड़ा डालूंगा, इसको नहीं निकालूंगा, इसको सपोर्ट के लिए रहने दूंगा इधर, फिर दूसरा लगाऊंगा, या इधर से रास्ता नहीं मिला तो इधर से जाऊंगा, इधर से नहीं मिला तो इधर से जाऊंगा। तो आप अगर एक ही डायरेक्शन में अगर तीन चार निडल भी लगाते हो तो उसको हम एक ही निडल गिनते हैं। तो हमारे पास दोनों विकल्प है। क्लियर? दूसरा विकल्प तभी करना है जब कोई समस्या आ जाए, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती। अगर हाथ अच्छा नहीं है, अभी हाथ को प्रैक्टिस की जरूरत है, आपसे नहीं हो रहा है, तो फिर आप दो तीन में जा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपकी हालत इतनी अच्छी हो जाएगी कि एक ही निडल से आप सब काम कर लोगे। मैं तो एक ही निडल से दो तीन जगह भी कर लेता हूँ। हाँ हाँ चलेगा। हाँ, बोलिए, नहीं कुछ बोलना चाहते तो बोल दीजिए, खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए। माइक खोला, हाँ खुल गया, बोलिए। हाँ सर, वो मतलब वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हाँ था कि अब एक ही निडल से हाँ कर सकते हैं उसको, जैसे आपने वहां करके दिखाया था दिल्ली हाँ में, हाँ एक हाँ निडल से ही हाँ ऐसे हाँ करके हाँ, वो एक्टिवेट कर करके सकते दिखाया था वो, आपने हाँ, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस पे है। अगर नहीं हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे। एक जगह आपने लगाया और आपको लग रहा है यार कुछ हो गया, मेरे को दूसरा लगाना है, दूसरा इधर से लगा दीजिए, तीसरा इधर से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ठीक ठीक दिक्कत नहीं है, ठीक उससे ठीक। कोई नुकसान नहीं होना, फायदा ही होना है। लेकिन जब हमारा काम मिनिमम में हो जाता है तो मिनिमम में जाते हैं, फार्मूला यही है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, शुरुआती दौर में आदमी को कभी ये कभी वो ऐसा करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसका आदत विकसित हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा खेल है आपके हाथ की प्रैक्टिस का। माइंड तो प्रैक्टिस में आ गया, दिमाग भी सोच में आ गया, लेकिन हाथ को अगर जब काम करना आएगा तो फिर क्या होगा, न तो दिमाग सोचेगा ना कुछ, आप बात करते करते लगा दोगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा क्या काम हो गया, फिर आप बात करते करते बोलोगे अरे तब अरे मैंने लगा भी दिया। आपका अनकॉन्शियस माइंड फिर काम करने लग जाएगा। जैसे आप दिन भर आराम से बैठे रहते हो, अचानक याद आता है अरे 8 बजे क्लास हो रही है, दिमाग तुरंत अलर्ट कर देता है आपको। और जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन भी क्या होगा, दिमाग अलर्ट करेगा, अच्छा आज क्लास नहीं है, लेकिन 8 बजे दिमाग आपको याद दिला देगा अगर हैबिट में रहा तो। राइट सर। तो हमारा जो प्रैक्टिस है वो इस लेवल का हो जाना चाहिए कि आप कुछ भी करके कर लो उसको। बराबर? चलिए, हाँ सर, वो देवेंद्र सिंह जी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, बोलिए बोलिए। मतलब एक मेन बात ये मेरे को समझ में आई आप बात से, कि जैसे हम हाँ वार्म अप करते हैं पहले एक्सरसाइज से पहले, ऐसे हाँ, ही निडलिंग से पहले बॉडी को मसल्स करना को है, एक्टिव कर करना देना, है, जिससे कि एक्टिव वो करना है। चेंज चला गया हाँ है, हाँ वही हाँ हो गया, हाँ, उसको वो सिखा, आइसोमेट्रिक दे हाँ देना। उसको सिखाना पड़ेगा, सिद्धांत बता रहा हूँ अभी। लेकिन जब मैं सिखाऊंगा नहीं तो क्या होगा, आपको पता नहीं पड़ेगा, मैं तो हाथ पकड़ के 1 सेकंड में ऐसे कर दूंगा, तो आपका दिमाग तुरंत नहीं काम हाँ। कर जाना होगा कि भाई ये हो रहा है, तो मैं खाली हिंट दूंगा कि भैया अब मसल्स पे काम कर रहे हैं, अब जॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो आपका दिमाग अलर्ट रहना चाहिए कि मुझे क्या करना है, वो आदत में आ जाती है। चलिए तो देवेंद्र जी, माइक खोल दो, माइक बंद हो गया आपका अशोक जी। हाँ बोलिए। मतलब मेन मेन बात निडलिंग के लिए यही आ गई कि उसको मसल्स को एक्टिवेट करके, थोड़ा स्ट्रेचिंग करके, थोड़ा आइसोमेट्रिक देके, और हम्म, उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर पे ले जाके उसको निडलिंग करना है। नहीं नहीं, ये तो होगा ही होगा, प्लस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान ये दोनों काम एक साथ चलेगा। हाँ यहाँ जी सर। स्टैटिक कंडीशन, हाँ स्टैटिक कंडीशन नहीं आएगा इसमें। वो हम यस सर, यस। करते करते, हाँ करते करते ही रिजल्ट लेंगे, वो दिखाएंगे आपको, करते करते हाँ रिजल्ट ठीक। लेंगे। हाँ। हाँ, देवेंद्र जी बोलो, माइक खोलो, माइक खोलिए देवेंद्र जी, माइक बंद है। हाँ बोलिए। सर एक डाउट था कि अगर हम निडलिंग जब करते हैं तो हम किस सिचुएशन पे निडलिंग करेंगे, कपिंग करें या पैडिंग करें या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज या योग एक्सरसाइज, मतलब पेशेंट की क्या सिचुएशन होगी जिसपे हम अरे अभी निडलिंग अभी कराएंगे? अभी तो वो सिचुएशन आया ही नहीं है, अभी तो मैं आपको साइंस बता रहा हूँ कि क्या क्या करना, अभी तो आना बाकी है। वो आएगा, अभी धीरे धीरे आएगा। मतलब ठीक है सर। हाँ और अभी वो दूसरा सर आएगा, अभी एक चीज और अभी था, आया नहीं। हाँ हाँ आपने एक वर्ड बोला था टेंडन, जब हम मसल इंसर्ट सॉरी निडल इंसर्ट करते हैं तो टेंडन तक जाएंगे, वो कहाँ तक हम उसको ट्रिगर पॉइंट वो से अंदर जाएंगे? पहले टेंडन वाला आने दीजिए मामला। अभी आज आएंगे, वर्ड सब पे आएंगे, हाँ आया सब था पे आएंगे। आपसे जब हाँ। जब हम हील पेन पे आएंगे, जब हम टेंडो एचआरएस पे आएंगे, तब हम उस समय आपको बताएंगे वो। अभी अभी चलेगा। अभी ये सब चीज इसलिए बता रहे हैं ना कि आपको पता रहना चाहिए, वो काफी प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर रहे हैं,
तो उनको लागू कर। चलिए मैं कल एक काम करूंगा, कल आपको एक छोटा सा सब लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए भी दे दूंगा, स्लाइड बना के दिखा दूंगा। 2 पॉइंट लगाना है, कमर दर्द और घुटना दर्द के लिए एक कंबाइनेशन कैसे लगाना है, तो वो लगाइएगा, थोड़ी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। कल एक छोटा सा बता दूंगा, फिर प्रैक्टिकल एक सप्ताह बाद आएगा, क्योंकि तब तक आप लोग पढ़ के तैयार होके आएंगे मेरे पास। ठीक है, ओके सर, चलो थैंक यू। ऐसा ऐसा कर देंगे। चलो कल कर दूंगा, आज तो टाइम नहीं, ये तो आज ही दे था, कल कर दूंगा, तो बता के करूंगा। चलो, हो गया सबका? लीना का अभी भी बाकी है, लीना बोलो। सर एक रिक्वेस्ट ये है हाँ, कि जो भी आपने अभी एक्सरसाइज वाले वो दिखाए ना हमें डायग्राम, अगर वो हमें पीडीएफ मिल जाता सो दैट कि हमें हम जैसे हम वो पहले पीडीएफ ऑर्थोपेडिक वाले देते हैं ना। हम पहले बहुत पीडीएफ देते थे। बाद में मालूम पड़ा कि पूरे सीखे बिना लोगों ने बीच में छोड़ के कोर्स चालू कर दिया। मेरे को कोर्स से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों ने बस अपने अपने ढंग से उसको कटिंग पटिंग किया और कर दिया। ये कड़ियों वाला चीज है, इसलिए ये पीडीएफ लेकर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आपने इसकी एक कड़ी भी तोड़ दी, पूरी इमारत ढह जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरे 30 साल का निचोड़ बता रहा हूँ, इसमें अगर एक कड़ी भी टूट गई, आप रिजल्ट दे दोगे, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दे पाओगे। तो इसलिए नहीं सर, मैं बहुत स्लो, कहने के लिए पहले सिद्धांत समझा रहा हूँ, फिर अभी दिल्ली में बाकायदा क्लास करवाया है इसका, सबको दिखाया रिजल्ट मैंने। तो वो चीजें जब तक आप उससे रूबरू नहीं होंगे, तब तक तो मतलब ऐसा है कि जैसे किसी की फिल्म देख रहे हैं, गब्बर सिंह को देख रहे हैं, लेकिन गब्बर नहीं सिंह को सर, देख कर मेरा आप आ रहे हैं, और एक हो रहा है गब्बर सिंह से मेरा मुलाकात कर ये रहे हैं। नहीं, कोई फायदा सर, नहीं है, मैं कहने का आपकी मतलब ये बात था समझ सर, गया। नहीं हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे हाँ। ऑर्थोपेडिक वाले हैं ना, एक पेपर दे देते हैं एक्सरसाइज का कि पेशेंट घर पे भूले ना और उसको तो देख के नहीं, कर पाए। वैसे देने होगा तो मैं दे दूंगा, मैं 30 साल का अनुभव दे रहा वैसे हूँ, मैं किताब नहीं सर, दे रहा हूँ ना। वैसे के लिए ही मैं मांग रही थी कि हमें पेशेंट हाँ। को देना इजी हो जाएगा, क्योंकि क्लिनिक में हम समझा भी देते हैं ना, कई बार वो घर जाके भूल जाते हैं, नहीं तो नहीं, डायग्राम कंसेप्ट देख नहीं के दिया, याद रहता है। कंसेप्ट नहीं दिया जाता है। मैं तो जितना इंटरनेशनल सेमिनार किया हूं, उतना तो इंडिया में किसी ने किया ही नहीं है। ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिया जाता है। ये उनकी प्रॉपर्टी राइट होती है। एक बात और बता देता हूँ, अगर बाई चांस समझ लीजिए यहाँ से कोई आदमी स्क्रीन शॉट लेके कर दिया, मैं बाकायदा प्रॉपर्टी राइट 1 करोड़ का दे दूंगा और मुकदमा भी जीत लूंगा। आपको सही ये सब एक्ट पता नहीं है, तब मैं बता रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ तो पर कोई ये पीडीएफ दिया, अगर किसी ने व्हाट्सएप से भी दूसरा को भेज दिया, प्रॉपर्टी एक्ट लागू हो जाता है। और प्रॉपर्टी एक्ट इंडिया का बहुत गंदा है, मैं आपको बता देता हूँ। चाइल्ड एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट, ये सब बहुत गंदे एक्ट है। पोस्को एक्ट, ये सब गंदे एक्ट है। हम तो तो कुछ एक्ट पेशेंट है, को देने के हाँ लिए कुछ बोलते एक्ट हैं। ऐसे हैं जो लोगों को नहीं मालूम है, कैजुअली लेते हैं। जैसे मैंने एक अमेरिका का एग्जांपल दिया ना, कि वहां से चोरी कर ली और कहता है मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, क्या दिक्कत है? तो वहां का अमेरिकन कानून उसको कहता है, इस सीमा के बाहर गए आप, चोर हो। वो कहता है कि नहीं, मैं पेमेंट करने को तैयार हूँ, मुझे छोड़ दो। पहला, ऐसा क्या गुनाह हो गया? तो कहता नहीं, हम तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएंगे। तो कहता नहीं, पेरेंट्स को बुलाने की क्या बात है? तो कहता है नहीं यार, तब वो कितना अच्छा जवाब देता है कि इंडिया में भी चोरी को अपराध माना जाता है। अब आप, मैं आपको न तो पकड़ रहा हूं, न मैं आपको ये कह रहा हूं कि दुकानदार को पैसा दो, मैं आपको कानून के सुपुर्द कर रहा हूं। भाषा सुनिए उन लोगों की, अंग्रेजों की। अभी तक हम लोग उस मानसिकता में नहीं है। ये पूरा कंसेप्ट है, एक स्लाइड से समझ लो, आप आइसोमेट्रिक सीख लोगे, वो एक्शन कहाँ सीखोगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ? नहीं सीख पाओगे। तो ये अभी बस शुरुआत है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर ये मैं पूरा भी दे दूं, मैंने इसलिए बोला ना कि मुझे देख के भी नहीं सीख पाओगे आप, क्योंकि जब तक आपको वो कंसेप्ट, मैं क्यों कर रहा हूं ये जानना जरूरी है, मैं क्या कर रहा हूं ये जानना जरूरी नहीं है। तो स्लाइड जितने भी मेरे हैं ना, मैं क्या करूंगा के ऊपर में है। तो क्या करूंगा से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप समझ गए? क्योंकि क्या करूंगा ये एक अलग चीज है, क्या कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। तो समझ लीजिए, मैं निडल अगर आपके सामने भी लगाऊंगा तो कितनी देर में लगाऊंगा? मुश्किल से 1 या 2 मिनट। 1-2 मिनट में ये सारी घटनाएं घटेगी वहां। तो ये सारी घटनाएं कहाँ होनी चाहिए? अनकॉन्शियस माइंड में। तो अनकॉन्शियस माइंड के लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, वॉच, प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं उसका हिस्सेदारी बनाना चाह रहा हूं। मैं उसका हिस्सा नहीं बनाना चाह रहा कि आप पढ़िए, पढ़ने का खेल खत्म। अब है, फोटो स्टेट कीजिए। मुझे मुझे फोटो स्टेट करने के लिए मेरे साथ रहिए, तो आप सीख जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप रिजल्ट दे पाएंगे। स्लाइड्स वगैरह तो एक बहाना होता है, आपको पढ़ाने का एक तरीका है, और कुछ नहीं है। आइसोमेट्रिक के 100 प्रकार के आइसोमेट्रिक है। अब किस पेशेंट में कैसे लेना है और क्यों लेना है, तो वो बड़ा जानना जरूरी है। वहां मात खा गए तो सब मात खा जाएंगे। मैं कितना भी, अगर मैं आपको ऐसे ही अगर बता दूं क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज करा दीजिए,
मेरे हिसाब से 1 लाख से ज्यादा वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, 1 लाख से ज्यादा क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज के। और मैं भी क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज ही कराऊंगा यहाँ पे, लेकिन दोनों का कुछ तो अंतर होगा ना। वो कुछ अंतर ही दिखाने के लिए है, इसमें स्लाइड वगैरह पे मत जाइए, और ये तो मैं नहीं देने वाला। ठीक है, एक दुकानदारी चालू हो जाती है फिर। तो चलिए, राम गोपाल जी बोलिए। हाँ सर, गुड इवनिंग। आप कल बताया नेडलिंग और आज का नेडलिंग, वो दोनों कब, विच वन टू चूज व्हेन? एंड आपसे मैं आपका सवाल हिंदी मैं बहुत नहीं, प्योर है। ना मैं आपसे ही सवाल करता हूँ। चलिए, अभी अभी सीख जाएंगे कोई नहीं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, हाँ, पहले वाला निडल का क्या नाम था और आज वाले निडल का क्या नाम है? वो डोंग, वो कुछ चल डोंग, नहीं, मैंने दोनों का वो, चलिए वो नाम भी भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो पहले वाला, जॉइंट, हाँ, पहला था जॉइंट और जॉइंट नेडलिंग एंड दूसरा है मसल्स। मसल नेडलिंग, ठीक है, मसल नेडलिंग। अब एक काम कीजिए, इसी को थोड़ा सा कर लीजिए। जो जॉइंट के इशू होंगे उसमें जॉइंट वाले होंगे, जो मसल इफेक्टेड वाले होंगे वो मसल वाले होंगे, जिसमें ओके, फंक्शनल इश्यूज होंगे उसमें मसल्स वाले होंगे। ओके, बराबर। ठीक। अब हाँ नी सर। पेन, हाँ नी पेन है, तो नी पेन के हम जॉइंट वाले देंगे। लेकिन नी के अगर वो मोड़ नहीं पा रहा है, ठीक से चल नहीं पा हाँ, रहा है, तो कौन सा आ जाएगा? मसल्स वाला दिया मसल, जाएगा। मसल। बराबर। ओके, हाँ समझ गया। तो इसलिए दोनों, मैंने कहा ना कि चाइनीज वर्ड बड़ा आसान है, हर पॉइंट के जो नाम है उसके एक्सप्लेनेशन उसके नाम से है, तो वो अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो सारी बात समझ में आ जाती है। जैसे स्टमक ठीक। 36 है, तो वो क्या है? शु शानली, मतलब 3 कोस चलने वाला। तो इसका हाँ, मतलब वो दिमाग में आ गया कि अगर हम आज की परिभाषा हो तो 3 किलोमीटर मान लें, या 3 माइल्स मान लें, या आगे पीछे मान लें। इसका मतलब है इट इज ए वॉकिंग पॉइंट। सिंपल। तो ऐसे ही आप अगर एक एक, अगर इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है मसल्स और टेंडन का, GB 34, तो हमें मालूम पड़ गया कि भाई मसल्स और टेंडन का कुछ भी होगा तो हमको GB 34 लेना है। ठीक है, ठीक 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 है, है। तो ऐसे करके ये वर्ड जो है वो आ जाएगा। दूसरी बात, ये सारी चीजें भी जाननी जरूरी नहीं है, खाली एक बार ये जो कंसेप्ट है इसको दिमाग में रख लीजिए। जब मैं वो एक्शन करूंगा तो ये सारी थ्योरी आपके दिमाग में अपने आप आके खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने ठीक है। बहुत ध्यान दे के स्लाइड्स बनाया, बहुत मेहनत लगाई मुझे इस पे। ये 1-2 घंटे में बनने वाला नहीं है, एक एक स्लाइड्स पे हाँ मेरे को सर। 5-5 6-6 दिन रेगुलर लग रहे हैं। हाँ, ठीक है, हाँ सर। तो इसमें बहुत मेहनत करके बनाया गया, ये सिर्फ समझाने के लिए है। लेकिन ये ओके, समझ के भी आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे। कोई नहीं, आप नहीं, कोई ओके। भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा इतना सिद्धांत जानने के बाद भी। रिजल्ट इसलिए नहीं दे पाएगा, रीजन बताता हूँ। समझ लो मैं एक किचन खोला हूँ, किचन में मैंने पहले मिर्ची के बारे में बताया, फिर हल्दी के बारे में बताया, फिर नमक के बारे में बताया, फिर तेल के बारे में बताया, फिर घी के बारे में बताया, और आपको लाके एक सब्जी दे दिया, अब सब्जी बनाओ। बना लेंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। आपको नमक मालूम है, मिर्ची मालूम है, हल्दी मालूम है, धनिया मालूम है, लेकिन आपसे खाना नहीं बनेगा। अब समझ लीजिए कि नेक्स्ट डे मैं खाना बना रहा हूं और सारा मसाला उसमें डाल रहा हूं, आपने देखा, उससे आप एक स्टेप आगे आ जाओगे, लेकिन फिर भी आप स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाओगे। क्यों? आपने अभी तक खाना बनाया नहीं है। तो आपको क्या करना था, फिर एक बार मेरे वाले खाना बनाया हुआ को देखेगा तो ये समझ में आ जाएगा कि मिर्च बताया था, नमक बताया था, ये बताया था, अब मुझे क्या क्या डालना है। मेरे को खाने वाला कौन है? बीमार आदमी खाना है तो मेरे को मिर्च कम डालना है। अभी समझ लो कोई तुरंत चोट खाया तो मेरे को हल्दी ज्यादा डालना है। कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो मेरे को सादा नमक कम डालना है। अब ये कंसेप्ट आ गया आपको, इतना आ गया। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अभी नहीं आया, क्योंकि उससे स्वाद खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। तो स्वाद खाना बनने के लिए क्या होगा, एक दिन आपको खाना बनाना होगा। उस खाने में या तो वो बहुत स्वाद बनेगा या बहुत थोड़ा कम बनेगा। फिर उसको हम थोड़ा सा वाच करेंगे कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। तो जो आदमी को आप खाना देंगे वो खा के आपको बताएगा यम्मी, इसका मतलब यू आर पास। तो मेरी नॉलेज को मैं नहीं बताऊंगा, आपका पेशेंट बताएगा आपको यू आर पास और नॉट। गॉट इट? तो मेरा यस सर। थोड़ा बताने का और समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हाँ, बहुत अच्छा है सर। हाँ, आपको आपका बहुत अच्छा पेशेंट है। तक पहुंचा देने का। हाँ सर, सर एक तो बात है सर। हाँ, आपको ये मुझे हिंदी उतना नहीं आता है, वो हाँ, कोई दिक्कत खड़ी नहीं, फिर बोलता है ना। नहीं, फिर भी समझ खड़ी, जाएंगे आप। खड़ी का मतलब क्या है सर? वो खड़ी। कड़ कड़ी। हाँ, खड़ी बोलता है ना, खड़ी खड़ी बोलता है आप। यू आर यूजिंग दैट वर्ड, खड़ी खड़ी।
किस मामले में बोला था मैं बता देता हूँ। क्या है वो, रूल्स है क्या? नहीं, पूरा लाइन बता दीजिए, या किस इश्यूज में, या क्या आप बात बोलते हुए। पहले दिन से जो भी बता रहे, ये हम्म। खड़ी, ये छूट गया तो आप नहीं ओ कर अच्छा, ओके सकता ओके है। ओके ओके। हाँ। यू आर वेयरिंग योर एनी नेकलेस? नो नो। सर। आई एम ड्राइंग फिगर लाइक दिस, हाँ हाँ one ring सर। in another ring. ओके if ओके ओके, if we ऐसा। break one chain, then या what will happen? चेन लिंक, ओ कट हो जाएगा। Yeah, yeah, cut हो जाएगा, ओ, that's, so it is ओके। like so, it is not ओ, independent circle, यस। it is not independent circle. Every circle has interlock circle. इंटरलॉक। If, ओ, yeah, if you miss one, then it will fall down, you will not यस। achieve anything. So you have to imply all the information one by one. No need to apply your own mind. Past knowledge, good. TCM knowledge is good. But we are here to implement the same TCM point in different way. That is डिफरेंट called है। Khandelwal's chi activation techniques. You know, थैंक यू। we will use समझ। same points. We will not change the point, but the implementation and result will be big difference. TCM will give you a long time result, but fast and instant result. You have to do chi activation step by step मसाज। procedure, then you will get the wonderful relief or result within 3 days. No need to worry. Now ओके you got the point. थैंक यू। यस सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, any other? अब अभी लीना जी, आप एकदम सतर्क रहो। मैं आपको एकदम नोट से भी अच्छा आदमी बना के छोड़ दूंगा। अभी वो जो चीज प्रैक्टिकल में आएगा, तो उस दिन मेरे को बोलना, सर वो वाले नोट्स वाली बात समझ में नहीं आई, वो वाला नोट्स दे दो, तो कटिंग करके वो एक स्लाइड दे दूंगा। लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी अब हम लोगों को सब। मैं अभी आपको बताऊं, अभी मैंने घर चेंज किया। अब मैं सोचता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी किताबें क्यों खरीदी? वो किताब मेरे लिए हेडेक हो गया है। इतने बुक्स है, रद्दी वाला को देते देते फिर भी छंटनी हो जाती है कि ये रख लूं, ये नहीं दूं, वो नहीं दूं। अब कंप्यूटर का जमाना आ गया है, तब मुझे लगता है कि हो गया, अब किताब जितने पीने थे पी लिए, अब इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। तो हम लोग अब उस एज पे, आपने भी अभी इधर से छलांग लगा के उधर गया, तो आपको भी पता पड़ गया होगा घर चेंज करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। तो अभी इकट्ठा नहीं करने का, अभी इम्प्लीमेंट करने का। अभी सब लोग का वही है, ये दे दो, ये ले लो, ये वीडियो दे दो, ये कर लो, किधर टाइम है? हर पेशेंट से सीखेंगे और हर पेशेंट पे आजमाएंगे। हर पेशेंट नया चीज सिखा के जाएगा हमें। वो चैलेंज फेस करेंगे, अभी आने दो उस टाइप का। मैं अच्छा एक बात बताइए, मैं किसी आदमी को फुटबॉल दे दूं, फुटबॉल सीख लेगा? नहीं सीख पाएगा। किसी आदमी को आज का फुटबॉल मैच में खिला दूं और कल का मैच वो जीतेगा, कोई जरूरी नहीं है। कल कौन सा फुटबॉल किस पैर से किस ढंग से आएगा, किसी को नहीं पता। एवरी पेशेंट इज यूनिक, every situation is unique, and every result is unique. Got it? किसी दिन आपका भाग्य भी साथ देगा, किसी दिन हो सकता है आपका मूड भी साथ नहीं दे। तो आपका रिजल्ट किस बात पर है ये पता नहीं, लेकिन हमको साइंस पूरा मालूम होना चाहिए। हम अपना 100% देने वाला होना चाहिए। बहुत बार मैं आपको अपना एग्जांपल अभी थोड़ा दिन पहले दिया ना। मैं उस पेशेंट को लेना नहीं चाह रहा था, इसे टालने के लिए लगाया, और उसको थोड़ा सा रिजल्ट आ गया, अब तो चिपक के बैठ गया, आप ही दो। जबकि मेरा इंटेंशन उसको लेने का नहीं था। लेकिन ईश्वर चाह रहा है कि भैया आपको तो काम करना है, आप काम कीजिए। एक बहरा वाला भी कहानी मैंने सुनाया था। एक बहरी बच्ची, गूंगी बच्ची आई थी, मैंने मना कर दिया, तो उसने मेरा वर्ड पकड़ के मेरे को बोला, बोला सर आपने ही तो बोला था कि आप इलाज करती है भगवान ठीक करता है, आप तो इलाज करो, भगवान को ठीक करने दो। तो मैंने कहा ना, मैं पेशेंट सीखता, मेरे को बात बहुत अपील किया, तो मैंने उसको ट्रीट किया और उसकी आवाज आ गई किस्मत से। तो और बाद में मैंने वो गलती से वो वीडियो दे दिया, तो मेरे पास मोर देन, कम से कम नहीं करता 30-40 हजार वो कॉल और व्हाट्सअप, लोग पेशेंट ले लेके आने लग गए। बोला ये तो गलत हो गया, क्योंकि मुझे मालूम है 1,000 में कोई एक पेशेंट ऐसा ठीक होगा, बाकी होगा नहीं। तो सबको सिखा सिखा के भेजा, लोग नाराज होके भी गए। हाँ, बोला नहीं, मिरेकल जिंदगी में बार बार नहीं होता है, कभी कभी होता है। इट इज ए मिरेकल केस।
इसमें खंडेलवाल का कोई लेना देना नहीं है। उस दिन भगवान ने मेरे हाथ से कुछ अच्छा करवा दिया। लेकिन आप कहेंगे कि खंडेलवाल को अच्छा नॉलेज है, नहीं, मेरे पास जो नॉलेज है उससे अच्छा हुआ। लेकिन मैं ये दावा कभी नहीं कर सकता कि मैं गूंगे बहरे को ठीक कर दूंगा। वो होना था, हो गया। अब कब होगा किसी को नहीं पता। जो मैंने किया वो मैं आपको सिखा के भेज रहा हूं, सबको सिखा के भेजा, करो। हो गया तुम्हारा किस पर, नहीं हुआ ईश्वर की इच्छा, लेकिन सीख कर जाओ। लेकिन ये उम्मीद में मेरे पास होटल में रहकर इधर अपना गांव छोड़ के रह के 2-2 महीना खराब मत करो, क्योंकि 1,000 में कोई एक पेशेंट के साथ ऐसा होना होता है और हो गया, बराबर। इसलिए अपना बेस्ट दो, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो, बराबर। मजा करो सारे लोग। तो चलो, मैं मनोज खंडेवाल, लाइव विद खंडेवाल में आप लोग, हमारे 2 टेलीफोन नंबर 7002506186 और 9435021306। नीलम जी का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और सारे मैसेज में है ही, वो हमारे प्रोग्राम के मॉडरेटर हैं। कोई भी प्रोग्राम रिलेटेड जानकारी के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।